अच्छा, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि जो थोड़ी पुरानी मेमोरी है आपकी उसको थोड़ा क्लियर आउट करें, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन मुझे पता है कि नई चीज़ है तो हो सकता है आप लोगों को ज़्यादा याद ना हो। तो अभी तक जो हमने CSS में पढ़ा था उसमें अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हमने सिलेक्टर्स पढ़े थे, और सिलेक्टर्स का मेन काम क्या होता था कि हमें ये देखना होता था कि हम किस टैग पे क्या लगाना चाह रहे हैं, बस। ठीक है, उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ प्रॉपर्टीज़ का जो चलता ही चला गया, एक के बाद एक प्रॉपर्टी, एक के बाद एक प्रॉपर्टी। अगर हम इसको मेजरली देखें तो सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट था कि टेक्स्ट से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड जो चीज़ें थी हमारे पास, हम उनको डिस्कस करते थे और हम प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी पढ़ते थे। एक प्रॉपर्टी होती थी और दूसरी उसकी वैल्यू होती थी, तो प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, तो काफ़ी टाइम तक हमने यही किया। उसके बाद हम लोग अलाइनमेंट पे आए, तो जब हम लोग अलाइनमेंट वाले सेक्शन पे आए तो सबसे पहले हमने मार्जिन और पैडिंग पढ़ा। मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, हमने ये तीन चीज़ें एक साथ पढ़ी थी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि HTML जो काम करती है वो एक बॉक्स मॉडल पे काम करती है, और बॉक्स मॉडल में हमने देखा था कि एक तो बॉर्डर है, बॉर्डर तो आप सब समझते हैं, आसान है। अब बॉर्डर के अंदर वाली जो स्पेसिंग थी हमने उसको कहा था पैडिंग, और जो उसके बॉर्डर के बाहर वाली स्पेसिंग थी उसको हमने कहा था मार्जिन। तो मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने कहा कि कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अलाइनमेंट के लिए यूज़ होती हैं, उसमें हमने डिस्प्ले पढ़ा। तो डिस्प्ले में सबसे पहले एक था डिस्प्ले नन। आप डिस्प्ले नन करते हैं वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन आप में से किसी एक अक्लमंद बच्चे ने जवाब दिया था कि डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन, ये भी हमने लेटेस्ट पढ़ा। विजिबिलिटी हिडन और ओपेसिटी ज़ीरो, ओपेसिटी ज़ीरो, विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन, ये तीनों एक ही काम करते हैं कि आपका जो एलिमेंट है उसको एक तरह से गायब कर देते हैं, छुपा देते हैं। लेकिन टेक्निकल सब में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। टेक्निकल क्या फ़र्क है कि आपका जो डिस्प्ले नन है वो इस तरीके से एलिमेंट को गायब करता है कि आपकी HTML को लगता है कि ये वाला टैग यहाँ पर है ही नहीं। सही है। अब इससे क्या मतलब, ये क्यों है? और अगर जो विजिबिलिटी हिडन है उसमें वो एलिमेंट जो है HTML को लगता है इधर है, बस आपको वो दिखाता नहीं है। तो इन दोनों में फ़र्क क्यों है, क्योंकि क्यों हम इसको समझना चाह रहे हैं कि ये फ़र्क है, वो इसलिए है कि जब आप डिस्प्ले नन करेंगे तो फ़र्ज़ करें एक डिव है, डब्बा है। याद है हमने 3 डब्बे बनाए थे, एक के ऊपर एक, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऐसे ही कुछ कलर थे उनके, एक के ऊपर एक डब्बा था। अब अगर मैं बीच वाले डब्बे को डिस्प्ले नन करता हूँ तो उसको लगेगा कि यहाँ पे कोई टैग है ही नहीं, तो जो नीचे वाला डब्बा है वो ऊपर आ जाएगा। उसके बाद उसको करते हैं विजिबिलिटी हिडन। अगर विजिबिलिटी हिडन होगा या ओपेसिटी ज़ीरो होगा तो इससे क्या उसको पता लगेगा कि भाई यहाँ पे ये चीज़ है, बस वो दिखानी नहीं है। इसको कुछ ऐसा समझें कि आपने किसी जगह पे वो वाइट पेन या वाइट आपके कलर से कुछ लिख दिया आपने। अब वो वाइट कलर से जब आपने कुछ लिखा तो आपको वो नज़र नहीं आता जब तक आप उसका कलर वो कोई ब्लैक कर दें या कोई ऐसा कलर करें जो आपको वो दिखे, लेकिन वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। अब वो क्योंकि वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है तो वो अपनी जगह भी घेरेगी। तो विजिबिलिटी हिडन, ओपेसिटी ज़ीरो, इसका ये मकसद है, और डिस्प्ले नन का वो मकसद है। तो कुछ इस तरीके से हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। उसके बाद हमने पोजीशन प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। पोजीशन प्रॉपर्टीज़ में हमने सबसे पहले देखी थी पोजीशन स्टैटिक होती है। पोजीशन स्टैटिक आपने कभी इस्तेमाल नहीं की होगी और ना आप करेंगे। उसकी वजह क्या है कि वो क्या होती है, डिफ़ॉल्ट, यानी कि अगर आप कोई पोजीशन नहीं भी लगाते तो वहाँ पे पोजीशन स्टैटिक होता है। उसके बाद हमारे पास पोजीशन थी रिलेटिव। अब पोजीशन रिलेटिव और स्टैटिक में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जब आप पोजीशन रिलेटिव लगाते हैं तो आपके एलिमेंट पे कोई भी फ़र्क नहीं आता। तो आप सोचते हैं कि यार पोजीशन रिलेटिव की मकसद क्या है लगाने का, तो पोजीशन जब आप रिलेटिव देते हैं तो उसके लिए हमारे पास टॉप, बॉटम, राइट और लेफ़्ट, ये 4 प्रॉपर्टीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। अगर आप पोजीशन रिलेटिव नहीं लगाएंगे तो आपको ये 4 प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलेंगी। अब इन प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा क्या होता है कि ये आपको आपके एलिमेंट को इधर से उधर घुमाने में आसानी करते हैं। अब इसमें और मार्जिन पैडिंग में क्या फ़र्क था, क्योंकि मार्जिन पैडिंग भी है और टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट भी है। अब मार्जिन भी सेम काम करता है। अगर आप मार्जिन टॉप 50 पिक्सल देंगे, यानी कि ऊपर से मार्जिन 50 पिक्सल, तो वो ऊपर से नीचे आएगा कितने पिक्सल के लिए, 50 पिक्सल्स के लिए, तो वो 50 पिक्सल्स की ऊपर से स्पेसिंग आएगी। इसी तरीके से अगर आप देंगे टॉप 50 पिक्सल्स, तो टॉप 50 पिक्सल्स में भी ऊपर से नीचे 50 पिक्सल आएगा, यानी कि दोनों का जो काम है वो सेम हो रहा है। तो फिर क्यों दो प्रॉपर्टीज़ क्यों? अब इसका भी जो रीज़न है डिस्प्ले नन और ओपेसिटी ज़ीरो से बहुत मिलता जुलता है। आपका जो मार्जिन 50 पिक्सल है वो क्या करता है कि आपके फ़र्ज़ करें डब्बे की हाइट है 100 पिक्सल,
सही है, और आपने ऊपर से टॉप मार्जिन कितना दिया 50 पिक्सल। तो ये जो पूरी जगह है, यानी कि ऊपर से 50 पिक्सल और नीचे से 100 पिक्सल, ये 150 पिक्सल हुआ। तो ये पूरे जो 150 पिक्सल की जगह है, ये HTML इसको मुख्तस कर देता है। अब इस जगह को कोई भी और चीज़ इस्तेमाल नहीं कर पाती। लेकिन अगर आप टॉप 50 देंगे तो वो ऊपर के रिलेटिव उसको थोड़ा नीचे खिसका देता है, लेकिन वो ऊपर वाली जगह खाली रहती है, मतलब उसकी जगह पे कुछ और आ सकता है। तो ये वही वाला मसला है डिस्प्ले नन और ओपेसिटी 0 वाला। ओपेसिटी 0 में आप उसकी जगह को घेर नहीं सकते, डिस्प्ले नन में आप उसकी जगह को घेर सकते हो। इसी तरीके से टॉप 50 पिक्सल्स में आप उसकी जगह घेर सकते हो, और आप उस मार्जिन 50 पिक्सल्स में उसकी जगह घेर नहीं सकते। जब हम मार्जिन पैडिंग पढ़ रहे थे तो मैंने क्रोम खोल के इंस्पेक्ट एलिमेंट जो होता है उसमें खोल के मैंने एक जगह पे उस पर जब क्लिक रखा था तो उसका मार्जिन हमें येलो कलर का दिखता था। अगर आप टॉप 50 पिक्सल लगाएंगे तो वो येलो चीज़ नहीं आती। इसका मतलब है कि वो जगह खाली है। खाली जगह में और सिर्फ वहाँ पे कुछ ना दिखने में बहुत फ़र्क है। अगर मार्जिन आप देते हैं तो आप ये ना सोचेंगे वो बस इधर मूव हो जाएगा उधर मूव हो जाएगा, नहीं, आप वो पूरी जगह को भर रहे हैं। अब वो क्योंकि आप पूरी जगह को भर रहे हैं तो वो जगह कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो मार्जिन और टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में ये फ़र्क है। तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जो है वो आपको थोड़ी सी लिबर्टी देता है, वो थोड़ा ईजी होता है किसी भी एलिमेंट को इधर से उधर घुमाने में। लेकिन वो कब लग सकता है, जब हम पोजीशन टाइप क्या देंगे, रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव के बाद हमारे पास था एक फिक्स्ड। फिक्स्ड को समझना बहुत आसान है कि किसी भी आपके पेज के जगह पर अगर किसी चीज़ को आपने फिक्स रखना है, आप उसको क्या दे देते हैं, पोजीशन फिक्स्ड। इसका सबसे इजी एग्जांपल है फेसबुक में। अगर आप डेस्कटॉप में यानी कि अपने लैपटॉप पे अगर आप facebook.com खोलते हैं तो नीचे से मैसेंजर का वो बॉक्स बना हुआ आता है, यानी कि चैट ऑप्शन बना हुआ होता है। जब आप पेज को नीचे स्टोरीज को स्क्रॉल करते हैं तो आपका पेज तो ऊपर जाता है, लेकिन वो मैसेंजर वाला बॉक्स वहीं रहता है। तो आप किसी से चैट भी कर सकते हैं और अपना वो स्क्रॉल भी करते रह सकते हैं, लेकिन आपका जो वो चैट बॉक्स है वो अपनी जगह पे फिक्स रहता है। तो ये कौन सी टाइप है, पोजीशन फिक्स्ड है। अब पोजीशन फिक्स्ड के साथ भी आपके पास 4 और प्रॉपर्टीज होती हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट। अब टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट जो आपकी होती हैं वो आपकी रिलेटिव होती हैं उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे। इसका मतलब है कि अगर आपकी ये पूरी स्क्रीन है और आपके जब आपने एलिमेंट लिखे तो आपका एलिमेंट इस जगह पे आ रहा है, सही है। अब आप उसको देंगे टॉप 0 बॉटम 0, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है, टॉप 0 बॉटम 0 लेफ्ट 0 राइट 0, तो वो कहाँ पे आएगा, इधर ही। अब आप उसको देंगे टॉप 50 पिक्सल तो वो ऊपर से नीचे 50 पिक्सल आएगा। किसके रिलेटिव, इस जगह के रिलेटिव। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि अगर आप दे रहे हैं टॉप 50 पिक्सल तो ये 50 पिक्सल कहाँ से आएगा, ये 50 पिक्सल यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, किधर से आएगा। तो ये होता है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव। रिलेटिव होता है कि जो चीज़ जहाँ पर है वो वहाँ से मूव करेगी। अगर कोई एलिमेंट इस जगह पे है, जैसे ये वाला बॉक्स है, अगर मैं इसको टॉप 50 पिक्सल्स दूंगा तो ये ऊपर से ही इसी जगह से थोड़ा सा नीचे मूव करेगा, कितनी, 50 पिक्सल्स। तो ये डिपेंड करता है आपकी ओरिजिनल पोजीशन पे कि अभी आपका एलिमेंट किस जगह पे पड़ा हुआ है। ये था पोजीशन टाइप फिक्स्ड। अब जैसे कि ये है, ये पोजीशन टाइप फिक्स्ड है। अब देखें, ये आप कुछ भी कर रहे हैं, पीछे कुछ भी खुला हुआ है, ये अपनी जगह पे टिका हुआ है। आप ब्राउज़र खोलेंगे, ब्राउज़र को मैं स्क्रॉल करूंगा तो ये वाला बॉक्स यहीं पे टिका हुआ है। तो उस पर कौन सी पोजीशन टाइप लगी हुई है, फिक्स्ड। उसके बाद है एब्सोल्यूट। अब पोजीशन एब्सोल्यूट जो है वो एक अच्छा खासा इस्तेमाल होने वाली पोजीशन टाइप है। वो उसकी वजह क्या है कि ये आपको बिल्कुल आज़ादी दे देता है। किस चीज़ की आज़ादी, आप अपने एलिमेंट को पूरे पेज पर कहीं भी सेटल डाउन कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि पोजीशन एब्सोल्यूट आपके पेज से ऊपर आ जाता है। इसको इस तरीके से सोचने में बहुत आसानी होती है कि आपके पास एक पूरी तस्वीर है, उस तस्वीर में से अगर कोई चीज़ आप ऊपर कर दें तो अब उस तस्वीर में उस चीज़ को कहाँ भी आप रखेंगे, आपके पास आज़ादी है। तो ये क्या चीज़ है, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो पोजीशन एब्सोल्यूट ज़्यादातर यूज़ कब होता है, जब आपको एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के ऊपर लिखना हो। अगर आपने को याद हो तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पोजीशन एब्सोल्यूट का बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल किया था जब हम लोगों ने वो कैनवस बनवाया था। या आपने कुरैसल याद है आपको, अब ये हमने एक काम किया था और आपकी इमेजेस आ रही हैं, थोड़ी देर में लोड हो रही हैं।
तो हमने ये काम किया था। अब इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई थी, लेकिन इसमें हमने एक और प्रॉपर्टी यूज़ की थी। कौन सी? पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ की थी। वो कब यूज़ हुई थी? इस जगह पे। अब मैं क्या चाहता था कि पीछे एक एलिमेंट है, यानी कि एक इमेज है, सही है। मैं चाहता था इस इमेज के ऊपर एक मेरे पास बॉक्स मिल जाए, सही है। तो अब इसको मुझे सेटल डाउन करने के मेरे पास बहुत तरीके थे। एक तरीका तो ये था कि मैं जो मार्जिन पैडिंग से इसको ना सीधा करके बिठाऊं, सही करूं, लेकिन इस पर बहुत मेहनत लगती, क्योंकि जब आप इसको मार्जिन पैडिंग देते और ये साइड से कोई और एलिमेंट यूं आता तो वो इसको इधर उधर फेंक देता। लेकिन क्योंकि इस पर अब क्या लगा हुआ है? पोजिशन एब्सोल्यूट, तो इसको कोई भी जगह से नहीं हिला सकता, क्योंकि ये अपने पेज से ऊपर है। आपने इसको जहां रख दिया, नीचे कुछ भी हो रहा हो उसको कोई परवाह नहीं है, वो वहीं पे टिका रहेगा। तो इस वजह से इस चीज को बनाने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था? पोजीशन एब्सोल्यूट। और सब में हमने यही यूज किया था, सही है, पोजीशन एब्सोल्यूट वगैरह यूज किया। अब पोजीशन एब्सोल्यूट के बाद आता था पोजीशन स्टिकी। अब पोजीशन स्टिकी जो था वो भी कंपैरेटिवली बहुत आसान थी। अब पोजीशन जो स्टिकी है वो बेसिकली आपकी फिक्स और एब्सोल्यूट का मिक्स है। आपने किसी ने नोट किया है? जो आपके पास पोजीशन स्टिकी है वो फिक्स्ड और एब्सोल्यूट का मिक्सचर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक तो क्योंकि आप स्टिकी लगाते हैं, आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो वो अपनी जगह पे टिका रहता है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये फिक्स्ड की प्रॉपर्टी है कि आप जितना भी स्क्रॉल करें वो चीज़ वहीं पे रहती है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो एब्सोल्यूट का भी मिक्स है? क्योंकि वो कहीं पे भी हो, आप जब उस पर स्टिकी लगाते हैं और आप उसको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट देंगे तो वो वहाँ पे फिक्स हो जाएगा, भले उसके नीचे कोई और भी एलिमेंट आ जाए। तो बेसिकली जो पोजीशन स्टिकी है वो दोनों का मिक्सचर है। और आपको याद हो हमने पोजीशन स्टिकी का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था एक नेविगेशन बार बनाने के लिए। अब मुझे याद नहीं है कि हमने वो किस नेविगेशन में इस्तेमाल किया था। हाँ, इसके लिए। अब जो ये हमारा नेविगेशन बार है, इस पर हमने पोजीशन स्टिकी लगाया तो हमारे पास ये वाला इफेक्ट आ गया। अब ये जो इफेक्ट है कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन स्क्रॉल करने पर वो वहीं पे रहा हुआ है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? पोजीशन फिक्स्ड की। लेकिन ऊपर जब ये पड़ा हुआ है और हम इसको नीचे से हल्का सा स्क्रॉल करके ला रहे हैं तो ये बस चिपक जा रहा है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? पोजीशन एब्सोल्यूट की। कि मैंने इसको कहा था कि टॉप से 50 पिक्सल्स पे आपको टिके रहना है, ये पोजीशन एब्सोल्यूट की क्वालिटी थी। अब लेकिन पोजीशन एब्सोल्यूट में एक मसला था जो मैंने बताया था कि पोजीशन एब्सोल्यूट आज़ाद घूमता है। एक दफ़ा आपने पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया तो क्योंकि वो बॉक्स ऊपर आ गया तो अब उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, वो कहीं भी इधर उधर घूम सकता है। अब ये मसला मेरे पास यहाँ पे भी आया था, सही है। अब क्या मसला था कि अगर मैं इसको दे देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, फिर तो जब ये यूं बंद होता है तो ये इसके बाहर चला जाएगा, ठीक है। या आपका स्क्रीन साइज छोटा बड़ा होगा तो वो इन दो लाइनों के बीच में रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये क्या है? पोजीशन एब्सोल्यूट। और आप इसको जहां पे फिक्स करोगे ये वहीं पे ही फिक्स रहता है, भले स्क्रीन छोटी हो बड़ी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो मसला है। ये मैं नहीं चाहता कि स्क्रीन साइज छोटी हो और मेरा बॉक्स इधर चला जाए, स्क्रीन साइज बड़ी हो मेरा बॉक्स उधर चला जाए, ये ब्लैक वाला। मैं इसको चाहता हूँ कि ये इधर ही पड़ा रहे, भले स्क्रीन बड़ी हो स्क्रीन छोटी हो। तो अगर आपको याद हो तो इसके अंदर हम लोगों ने जो पीछे वाला बॉक्स है बड़ा वाला, उसके अंदर हमने पोजीशन रिलेटिव इस्तेमाल किया था। तो ये एक टेक्निक है, ये टेक्निक है। टेक्निक जो है वो आपको याद रखनी पड़ती है, लॉजिक आपको याद रखनी नहीं पड़ती, समझनी पड़ती है। अगर आप टेक्निक जो है उसकी कोई ऐसी कोई लॉजिक नहीं है, वो एक बस एक तरीका है जो आपको फॉलो करना है। तो टेक्निक आपको याद रखनी होती है और लॉजिक आपको समझनी है, क्योंकि लॉजिक आप याद नहीं रख सकते। जब एक दफ़ा आप एक चीज़ की लॉजिक समझ जाओगे तो वो आप बार बार वो चीज़ खुद भी आराम से बना लोगे, लेकिन अगर आपको टेक्निक याद नहीं रहेगी तो वो आप उसको नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने कहा था कि जब हमने ये चीज़ बनाई थी तो मैंने कहा था कि इसको आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। बहुत सिंपल सा है, 5 मिनट में 15 मिनट में बन जाता है, लेकिन ये एक क्वालिटी है कि इसके अंदर जो आपने प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल की हैं वो सारी CSS की प्रॉपर्टीज़ है जो आप पीछे से पढ़ के आए, उनका एक बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। और इसमें कुछ न्यू प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ठीक है। आप में से कितने जब वो उस क्लास में थे जब हमने बनाया था? अच्छा, ठीक है। सही। तो जो अभी तक हमने बातें करी वो थी हमारी क्लासिकल CSS की
या वनीला CSS की। वनीला CSS, जो वनीला लफ्ज़ है, वैसे तो वनीला आइसक्रीम होती है, तो जो वनीला लफ्ज़ है वो हम प्रोग्रामिंग में तब इस्तेमाल करते हैं जब हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल बेसिक टेक्निक है या बिल्कुल बेसिक कोडिंग है। जैसे वनीला HTML, वनीला HTML क्या होगा, div, span, टेबल, UL, OL, ये सारी क्या है, वनीला HTML। अब इसके अंदर अगर आप वीडियो वाला एक टैग आता है जिसके अंदर पूरा एक वीडियो प्लेयर बन जाता है, वो एक एडवांस्ड HTML है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास हर लैंग्वेज में ये टर्मिनोलॉजी है, लफ्ज़ हैं ये जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब अभी तक जो हमने बातें करी वो सारी थी किसके रिलेटेड थी, वनीला CSS, यानी कि बिल्कुल बेसिक CSS जो आपकी ईजी CSS है। तो अब जो आपके पास अब जो टॉपिक शुरू हुए थे वो शुरू हुए थे आपकी एडवांस CSS, या आप उसको ऐसे कहें कि CSS 3, क्योंकि अभी जो आप वर्जन CSS का पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, 3 है। बाकी इससे पहले जितनी अभी हमने बातें की वो सारी वो CSS की चीज़ें हैं जो आप पढ़ के आ चुके हो और बहुत ईजी हैं, और जो CSS 2, 1 सब में एक जैसी हैं। तो वो हमारे पास प्रॉपर्टी थी कौन सी, डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स क्या था, हमने कहा था ये भी किसके अंडर आता है, अलाइनमेंट के अंदर। जो आपकी स्क्रीन पे अलाइनमेंट सेट हो रही है, अलाइनमेंट का टॉपिक जैसे ही स्टार्ट हो रहा था तो मैंने आपको कहा था ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपकी अलाइनमेंट सेट करना ही CSS में मुश्किल होती है। आप कोई भी वेबसाइट देखेंगे, आप कलर्स लगा देंगे, आप तस्वीरें लगा देंगे, आप हर चीज़ लगा लेंगे, आपको मसला नहीं होगा। आपको मसला तब होगा जब आप उन चीज़ों की अलाइनमेंट सेट करोगे। तो अलाइनमेंट एक बहुत बड़ा सरदर्द है। अभी भी आप सब ने नेविगेशन की अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो नेविगेशन में आपने एक चीज़ को महसूस किया होगा कि नेविगेशन में जब आप उसको छोटा बड़ा कर रहे होंगे तो वो अजीब व गरीब हरकतें कर रहा होगा। जब आप उसको बना रहे थे और आपने सब कुछ सेट कर दिया तो बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन स्क्रीन को उठा के आप थोड़ा सा यूं करो, आपकी सारी चीज़ें इधर से उधर। ये क्या चीज़ है, ये है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSS का और बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। बात समझ आ रही है? तो उसके लिए बहुत सारे बच्चे, क्योंकि जब हमने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा था तो आप लोग प्रेजेंट नहीं थे, गालिबन रमज़ान था और आप बड़ी इबादतें कर रहे थे, सही है। उम्मीद है कि जो आपने इबादतें की ये कोर्स छोड़ के आपकी कबूल हो, और अगर इबादत की है तो अगर इबादत के का मास्क पहन के आप ऐसे ही छूमंतर हो गए थे फिर तो आपको अल्लाह पूछेगा, सही है। लेकिन थोड़ा सा इसको फिर भी देख लेते हैं कि ये चीज़ हमने क्या की थी, वरना जो मुझे पता है कि आप सब बड़े गौर से जो पुरानी वीडियोस हैं वो तो देखते ही हैं, तो उनमें फ्लेक्स बॉक्स बड़े डिटेल में हमने बताया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। लेकिन हम जस्ट क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ा भी था उनको भी काफ़ी टाइम हो गया है, तो उसको हम थोड़ा सा स्पीड में ओवरव्यू दे देते हैं कि हमने किया क्या था। यार अभी ऐसी चीज़ें मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, सही है। तो ये फ्लेक्स बॉक्स, ये वाला जो पूरी गैलरी है, इमेज गैलरी है एक तरह से, ये जो हमने बनाई थी इसके अंदर हमने इस्तेमाल किया है फ्लेक्स बॉक्स, सही है। जैसा मैंने कहा कि फ्लेक्स बॉक्स कुछ भी नहीं है, एक सिंपल आपकी अलाइनमेंट टेक्निक है। इससे पहले जो इसका रिप्लेसमेंट था वो था आपका फ्लोट, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट सेंटर, फ्लोट राइट। तो फ्लोट जो था उसके साथ एक मसला ये था कि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को आपकी इनलाइन एलिमेंट्स में बदल देता है, ना सिर्फ जिस पे आप फ्लोट लगा रहे हैं उसको, बल्कि उसके बराबर वाला एलिमेंट है उसको भी। तो आप पढ़िएगा कभी तो ये क्लियर फ्लोट की एक प्रॉपर्टी है, वो यूज़ होती है उसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए। समझाने की बात यह है कि उसके साथ मसले हैं, सही, और वो इतना आसान नहीं है जितना आपको समझ में आता है। तो फ्लोट के साथ इश्यूज़ थे, उस इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए एक नई प्रॉपर्टी बनाई गई डिस्प्ले प्रॉपर्टी, जिसका नाम क्या है, फ्लैक्स। अब फ्लैक्स प्रॉपर्टी जो है हमने समझा कि ये नॉर्मल प्रॉपर्टी की तरह नहीं है। जैसे मैंने कहा बैकग्राउंड कलर रेड, तो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड। एक प्रॉपर्टी दी, एक उसकी वैल्यू दी, काम ख़त्म। लेकिन फ्लेक्स बॉक्स एक प्रॉपर्टी नहीं है, फ्लेक्स बॉक्स के साथ एक बंच ऑफ प्रॉपर्टीज़ आपके साथ मिलती हैं जो आपको मिला के इस्तेमाल करनी है। जैसे कि फ्लेक्स बॉक्स अभी मैंने दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सही है। एक इसमें 2 पॉइंट है कि पहले आपको ये समझना पड़ता है कि फ्लेक्स बॉक्स के एक तो लगाने के तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप जो कंटेनर है, जो पेरेंट डिव है, जिसके चाइल्ड हैं छोटे वाले डिव्स, उस पे आप क्या लगाते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। ये प्रॉपर्टी कभी भी इसके चाइल्ड पे नहीं लगेगी। ये हम जब फ्लेक्स पढ़ रहे थे तो हमने इसको बहुत गौर से डिस्कस किया था, आई थिंक वो ये वाली फाइल है। तो अब ये जो ग्रीन वाला आपको डब्बा दिख रहा है, बड़ा वाला, सही है, इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, ग्रे, इसका बॉर्डर कलर क्या है, ग्रीन, तो ये पेरेंट डिव है।
तो जो हमने फ्लैक्स बॉक्स लगाया था वो हमने, अगर आप देखें तो ये मेन कंटेनर है। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर बैकग्राउंड कलर जो है ग्रे लगा हुआ है और बॉर्डर कलर ग्रीन लगा हुआ है, यानी कि ये पेरेंट एलिमेंट है, पेरेंट डिव है। इस पे मैंने क्या लगाया हुआ है, डिस्प्ले फ्लैक्स। तो डिस्प्ले फ्लैक्स प्रॉपर्टी जो है वो लगेगी सबसे पहले तो पेरेंट पे। इसका पहला इफेक्ट जो आपको दिखता है कि आपको पता है कि डिव एक कौन सा टाइप ऑफ एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट की क्वालिटी है कि वो पूरी की पूरी रॉ जो है वो अपने लिए घेर लेता है। अब इसका मतलब है कि अगर मैं 3 डिव बनाता हूँ एक के बाद एक, अगर आप नीचे जाएं HTML जरा इसकी देखें, तो मेरे पास एक कंटेनर डिव है, उसके अंदर 3 चाइल्ड हैं, और वो कौन से चाइल्ड हैं, डिव। सही है, इसकी क्लास कंटेनर है, बाकियों की क्लास में 2 क्लासेस हैं, एक है फ्लेक्स आइटम और दूसरी क्या है, बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3। तो एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर 3 डब्बे हैं। अब अगर मैं इस पर फ्लेक्स नहीं लगाऊंगा तो आपको ये बात अब तक जितनी आपने CSS पढ़ी है तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि इसको देखते हुए कि क्या होगा कि 3 डब्बे बनेंगे और वो 3 डब्बे एक के ऊपर एक बनेंगे। उसकी वजह क्या है कि डिव खुद क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो वो पूरी रो खींच लेगा। तो बॉक्स 1 यानी कि आइटम नंबर 1 जिसके अंदर लिखा हुआ होगा वो पहला डब्बा, उसके बाद आइटम नंबर 2, उसके बाद आइटम नंबर 3। अगर मैं इस पर कोई विड्थ दूंगा और बैकग्राउंड कलर दूंगा तो आपको एक यूं डब्बा दिखेगा। अगर मैं इस पर कोई विड्थ नहीं दूंगा और सिर्फ बैकग्राउंड कलर दूंगा तो वो पूरी रॉ पे यूं फैला हुआ होगा। इस तरीके से खुद को पहले तो इमेजिन करें। अभी आप लोग ये नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है अभी, सही है, लेकिन इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी क्या करती है। तो एक चीज़ तो ये समझ आई कि डिव पहला, डिव 1, डिव 2 और डिव 3 ऐसे दिखेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसके कंटेनर यानी कि जो इसका पेरेंट है उस पर क्या लगा दूंगा, डिस्प्ले टाइप फ्लैक्स, तो उससे क्या सबसे पहला जो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा वो आएगा, ये जो डब्बे एक के ऊपर एक पड़े हुए थे अब ये क्या हो गए, एक रॉ में हो गए। लेकिन ये वाला सेम फीचर जो है आपको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में भी मिलता है। अगर आप सेम चीज़ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगा दें तो भी सारे एलिमेंट यूँ आ जाते हैं। लेकिन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और डिस्प्ले फ्लैक्स में एक फ़र्क है। जो कंटेनर है, अभी आप किस पे डिस्प्ले फ्लैक्स लगा रहे हो, जो आपका कंटेनर है, और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किस पे लगता है, हर बॉक्स पे। आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, तीनों पे अलग 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 आपने क्या लगाना है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। क्योंकि आप हर उस डब्बे को क्या बना रहे हो, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। और इनलाइन ब्लॉक का आपको पता है कि क्या मतलब है कि एक तो एक लाइन में होगा लेकिन वो क्या होगा, ब्लॉक होगा, यानी कि एक डिब्बा होगा लेकिन होगा एक लाइन में। तो ये हो गया डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो डिस्प्ले फ्लैक्स और इनलाइन ब्लॉक अभी बहुत बराबर लगते हैं। तो आप अभी भी कहेंगे कि मज़ा नहीं आया, क्योंकि बात तो एक ही हो गई कि मैं यहाँ तो डिस्प्ले फ्लैक्स लगाऊँ, यहाँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगाऊँ, काम तो एक ही हो रहा है। बस फ़र्क ये हो रहा है कि वहाँ पे इनलाइन ब्लॉक 3 दफ़ा लिखना पड़ रहा है क्योंकि 3 डब्बों को, यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले फ्लैक्स कंटेनर को दिया, काम ख़त्म। लेकिन ये इतनी अच्छी चीज़ नहीं है कि इसके लिए हम पूरी की पूरी नई प्रॉपर्टी बनाएं। असल काम जो आता है वो आता है आपकी एक्स और वाई स्पेसिंग्स को हैंडल करने में। आपने एक बात नोट की होगी कि CSS में फिर भी जो आपकी एक्स अलाइनमेंट है उसको सेट करने की बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे टेक्स्ट सेंटर है, नहीं टेक्स्ट सेंटर नहीं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है। टेक्स्ट सेंटर जो है वो बूटस्ट्रैप है। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर जो है जब आप इस्तेमाल करते हैं तो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, सेंटर पे। आप टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करेंगे लेफ्ट पे, टेक्स्ट अलाइन राइट करेंगे राइट पे। तो एक्स एक्सिस पे चीज़ों को संभालना बहुत आसान था, उसमें चीज़ें बहुत मिलती हैं। मसला कब होता है, जब आप वाई एक्सिस को कंट्रोल करते हैं, ख़ास तौर पे CSS में। तो फ्लैक्स एक ऐसी ख़ास चीज़ है जिसमें आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों बहुत प्यार से आप कंट्रोल कर सकते हो, बहुत इजीली आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम क्या इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, डिस्प्ले फ्लैक्स। अब डिस्प्ले फ्लैक्स ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ बॉक्सेस के लिए इस्तेमाल करो, या 3 बॉक्स हों, 4 बॉक्स हों, 5 बॉक्स हो तो ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो तब भी इस्तेमाल हो सकती है जब आपके पास एक ही डब्बा हो, उसके अंदर एक ही बस कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब आप उसको एलिमेंट को सही जगह पे बिठाना है तो भी आप उस पर क्या इस्तेमाल कर सकते हो, आपको उस पर फ्लैक्स इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपकी प्रैक्टिस है। अब ये देखें, ये सारी चीज़ें वो हैं कि जब तक इसके ट्यूटोरियल्स देख के आप अलग अलग उसके यूजेस नहीं देखोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि डिस्प्ले किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि फ्लैक्स मेरा कहने का मतलब है। जैसे कि अब ये वाली प्रॉपर्टीज़ है, इसको देख के तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि डिस्प्ले फ्लैक्स क्यों किया इस्तेमाल, क्योंकि 3 डब्बे मैंने बीच में अलाइन किए हुए, तो
कोई ख़ास चीज़ तो नहीं है। लेकिन इसको ज़रा ऐसे सोचें कि आपने ब्लॉग वेबसाइट्स देखी हैं, तो ब्लॉग वेबसाइट्स में क्या होता है कि एक कंटेंट इधर होता है, साइड में कुछ चीज़ें होती हैं, एक कंटेंट बीच में होता है जो मेन टेक्स्ट होता है, एक कंटेंट इस साइड पे होता है जो कुछ और चीज़ें होती हैं, आप एडवर्स सजेशंस होती हैं कि ये आर्टिकल भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। तो 3 कॉलम बने हुए होते हैं इस तरीके से। तो ये जो 3 कॉलम बने हुए हैं ये क्या हो सकते हैं? डिस्प्ले फ्लैग्स। सही है। तो कंटेंट ये सिखाने का तरीका होता है कि देखो 3 डब्बे हैं, 3 डब्बे ऐसे आ गए। इसका असल यूजेज में कुछ ना कुछ क्या होता है? कंटेंट। हो सकता है ये पूरा टेक्स्ट हो सकता है ये इमेज हो सकता है ये भी टेक्स्ट हो। सही है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको कैसे हैंडल किया हुआ है। मैं 1 मिनट हम देखते हैं। बल्कि मीडियम तो ये एक पॉपुलर वेबसाइट है medium.com। इसका आपको एक असाइनमेंट भी मिल चुका है। ठीक है। अब इस वेबसाइट में मुझे ख़ास बात क्या लगती है कि जिस तरीके से इन्होंने अपने कंटेंट को अलाइन किया हुआ है। सही है। अब आप अगर इसके कंटेंट को देखें तो ये कुछ सेक्शंस में ब्रेक हुआ है। सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि ये अगर आप देखें तो एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर है जिसमें उसका नॉर्मली क्या पड़ा हुआ है? सिर्फ लोगो। उसके बाद एक मिडिल सेक्शन है जो सबसे बड़ा है। ठीक है। उसके बाद एक फाइनली एक और सेक्शन है जो बेसिकली इसका जो राइटर है उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब अगर आप इस सेक्शन को देखें तो ये सेक्शन खुद एक बहुत ज़्यादा इस पर चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे कि इसकी इमेज। सही है। इसके बाद इसका नाम, इसके फॉलोअर्स, फिर इसके कीवर्ड्स, उसके बाद उसकी लिंक्स, उसके बाद एक हेडिंग है, फिर उसके बाद कार्ड्स हैं। ये छोटे छोटे कार्ड्स हैं। कार्ड्स में अगेन एक आपकी हेडिंग, उसका बंदे का नाम और सामने एक इमेज। तो अगर आप इस पर ज़रा सोचें तो फ्लैक्स बॉक्स इसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ हो सकता है। सबसे पहले अगर इसको मैं देखूं तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि इसमें आपका 3 जगहों पे तो आपका फ्लैक्स बॉक्स नज़र आ रहा है। पहली जगह तो मेन पूरा पेज है, यानी कि जो आपका बॉडी है, बॉडी के अंदर जो पहला ही टैग लगेगा डिव का, उसके अंदर हम क्या लगा सकते हैं? फ्लैक्स बॉक्स। और फ्लैक्स बॉक्स में हम लोग 3 आपको डिव देंगे, यानी कि 3 कॉलम्स बनाएंगे। तो जब हम पहले कंटेनर पे लगा देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स और नीचे 3 आपके डिव देंगे तो ये 3 कॉलम्स को क्या कर देगा? एक लाइन में बना देगा। और उसके अंदर हम लगाएंगे, अच्छा किसी को याद है कि सारे कॉलम्स बराबर बराबर नहीं आते। जब हम लोग फ्लैक्स लगाते हैं तो वो शुरू में यूँ लगे हुए होते हैं लेकिन एक साथ पड़े हुए होते हैं। तो एक चीज़ हमने की थी जिससे वो सारे वो जो कॉलम्स थे उनकी साइजेस क्या हो गए थे? बराबर हो गए थे और पूरी स्क्रीन पे फैल गए थे। तो किसी को याद है कैसे हुआ था? फ्लैक्स प्रॉपर्टी उस पर क्या लग दिया था? उसी हिसाब से सेट हो जाएगा। गुड। उस पर हमने क्या किया था? अब यही वाली बात है कि कुछ फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे अपना कोड देखें, इस गैलरी वाला जो हमने गैलरी बनाई थी ये वाली, तो इस गैलरी में मुझे क्या चाहिए था कि ये जो बॉक्सेस हैं ये पूरी स्क्रीन पे फैल जाएं। ठीक है। और बराबर बराबर फैल जाएं। तो जब मुझे बराबर बराबर पूरी स्क्रीन पे ये बॉक्सेस फैलाने थे तो इसका जो तरीका है, अब ये टेक्निक है तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये काम करने के लिए मैंने आइटम, अब ये जो आइटम क्लास है किसको लगी हुई है? अगर हम इसको देखें तो ये मेरा मेन कंटेनर है और इस मेन कंटेनर के अंदर मेरे पास डिव है, यानी कि ये इसके क्या हैं? चाइल्ड। कितने चाइल्ड है? 5 है। और इस हर चाइल्ड पे क्या लगी हुई है? आइटम प्रॉपर्टी। मतलब ऊपर अगर मैंने ये दे दिया है यहाँ पे आइटम, और आइटम पे एक प्रॉपर्टी दी है फ्लैक्स, उस पर क्या दिया है? 1। तो ये जो फ्लैक्स 1 प्रॉपर्टी है ये हर कंटेनर के चाइल्ड पे लग चुकी है। मतलब ये जो पूरे मेरे कंटेनर चाइल्ड्स हैं, यानी कि ये जो हमें दिख रहे हैं ये 1 2 3 4 5, इन सब पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है? फ्लैक्स 1।
अब फ्लेक्स वन प्रॉपर्टी क्या करती है कि वो आपके सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको बराबर बराबर साइज देती है और पूरी स्क्रीन पे आपको स्ट्रेच कर देती है। ये दो चीज़ें फ्लेक्स वन का काम होता है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो सबसे पहले तो उसने 3 डिव बनाए होंगे, ये पहला डिव, ये दूसरा डिव और ये तीसरा डिव। इन 3 डिव पे उसने सबसे पहले क्या लगा दी होगी, हर डिव पे फ्लेक्स वन और फ्लेक्स वन। लेकिन फ्लेक्स वन लगाएंगे तो एक मसला होगा। वो क्या मसला होगा, सारे बराबर बराबर हो जाएंगे लेकिन हमें दिख रहा है ये बहुत छोटा है, इसका साइज सबसे बड़ा है और इसका साइज थोड़ा कम है। अगर हम रेशोज की बात करें तो रेशोज आप सब जानते हैं, सही है। तो रेशोज में मुझे लग रहा है कि अगर ये रेशो 5 है तो ये रेशो 2 होगा और ये रेशो 1 होगा, सही है। या हम इसको थोड़ा और रिफाइन करें, अगर ये 5 है या इसको 6 कर लें तो ये 3 है और ये 1 है क्योंकि ये सबसे छोटा है, सही है। अब ये रेशोज का काम है कि आप विड्थ को इसको कैसे संभालते हैं। किसी को रेशोज कैलकुलेट करना आते हैं, मतलब प्रॉपर कैलकुलेशन आती है कि एक विड्थ है, फर्ज करो कि आप क्या कह सकते हैं इसको, एक विड्थ है 900 पिक्सल्स, मतलब ये विड्थ है टोटल, सही है। अब ये मुझे विजिबली नज़र आ रहा है कि अगर ये 10% है, सही है, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट 60% है। 10 और 60 70, बाकी कितने में था 30, तो 10 30 और 60। तो इसको मैं कैलकुलेट करूँ कि भाई मुझे टोटल विड्थ में से मुझे कितना कितना निकालना पड़ेगा, तो आपके बेसिकली क्या आ जाएंगे रेशोज। 10 वाला क्या होगा, सही है, तो 900 का जो है वो 90, सही है। तो उसके बाद आपने मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया 270। तो इस तरीके से आपके पास बेसिकली कैलकुलेशन आ रही है कि इनकी विड्थ्स क्या क्या होंगी। और रेशोज़ आपको पता लग रहा है कि ये 1 रेशो है, सही है, ये 60 है और ये यानी 6 है 60, तो ये आपका 3 है, तो 1 6 3। तो इस तरीके से आपके पास रेशो जो कैलकुलेशन है उससे पता लगता है कि आपके जो उसके कॉलम है उसका जो विड्थ है वो क्या सेटअप होगी। तो इस तरीके से आपके पास ये कॉलम इस साइज़ में तो आ जाएंगे। अब मतलब आपके पास इस पहले वाले डिव में अगर आप कोई चीज़ डालेंगे तो वो इस कॉलम पे आएगा, दूसरे वाले डिव पे कोई चीज़ डालेंगे वो इस कॉलम पे आएगा, तीसरे वाले चीज़ पे कोई आप कंटेंट डालेंगे तो वो इस पे आएगा। लेकिन अब इस पे भी मसला है। इस वाले पे तो आसान है, मैं IMG लगाऊंगा मेरा पूरा ऊपर लोगो आ जाएगा क्योंकि इसमें कुछ और है ही नहीं। मसला बनेगा जब मैं इधर आऊँगा। अब इधर मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे पास सबसे पहले क्या है, एक मेरे पास सर्च मेन्यू है, उसके बाद एक कार्ड है, ये बाउंड्रीज आप देख रहे हैं, एक कार्ड है उसके अंदर पब्लिश्ड इन कोडिंग स्मार्ट वे कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये वाला कार्ड है, उसके बाद ये वाला कार्ड है और एक बड़ी इमेज है। अब इसको कंट्रोल करने के 2-3 तरीके हैं। इसका पहला तरीका हो सकता है कि मैं डायरेक्ट एक नया डिव बनाऊं जो इस पूरे डिव के अंदर हो और उसके अंदर क्या लिख दूं, एक नया इनपुट बॉक्स बना लूं सर्च मीडियम के नाम से और सारा काम शुरू कर दूं। दूसरा तरीका में क्या हो सकता है कि मैं इसके लिए डिव बनाऊं, इसके लिए डिव बनाऊं, इसके लिए डिव बनाऊं, इसके लिए डिव और इसके लिए डिव, और इस पूरे को मैं क्या दे दूं, डिस्प्ले फ्लैक्स दे दूं एक और। यानी कि पहला फ्लैक्स तो क्या था, इन कॉलम्स को कंट्रोल करने के लिए। अब मैं दूसरा फ्लैक्स कब दे रहा हूं, इनको कंट्रोल करने के लिए। अब इनको मैं डिस्प्ले फ्लैक्स दूंगा तो आप कहेंगे कि ये तो मसला हो जाएगा, इन सबको वो कॉलम्स बना देगा, सही है। लेकिन हम उसको क्या देंगे, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। जब हम फ्लैक्स पढ़ रहे थे तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी, आई थिंक इसमें भी होगी वो। तो हमने यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम हमने जब समझाई थी तो फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम में हमने बताया था कि नॉर्मली वो एक रॉ में बिछा देता है, लेकिन अब मुझे कंट्रोल करना है उसको कैसे, कॉलम में, वाई एक्सिस में। तो हम उसको फ्लैक्स डायरेक्शन क्या देते हैं, कॉलम। मैंने कहा था कि फ्लैक्स डायरेक्शन कॉमन का क्या वजह पड़ी, क्यों, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट डिव डिव देंगे तो भी तो वो कॉलम बनता जाएगा। तो इसको लगाने की क्या ज़रूरत थी, इसको लगाने की ये ज़रूरत थी कि आपके पास अब ये वाली जो स्पेसिंग्स हैं इनको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपको याद है कि एक प्रॉपर्टी है गैप। आप अगर आप गैप प्रॉपर्टी देंगे तो सब इक्वली गैप कर जाएंगे, बराबर बराबर बराबर, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ आप देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा स्पेसिंग्स के साथ हैं, आप उसमें थोड़ा सा मार्जिन इस्तेमाल कर लें। लेकिन इससे क्या फ़ायदा हुआ कि आपने मार्जिन बहुत थोड़ा यूज़ किया, बाकी सारी जो कंट्रोल है स्पेसिंग्स का वो किसने कर लिया, गैप ने कर लिया,
सही है। तो आपने गैप को यूज़ करते हुए सारी अलाइनमेंट सेट कर दी और आपकी चीज़ें ओवरऑल बेटर हो गई। क्योंकि मार्जिन, पैडिंग, फ्लोट, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी अलाइनमेंट की जो रिस्पॉन्सिवनेस है उसमें आपको प्रॉब्लम्स देती हैं। अब रिस्पॉन्सिवनेस समझते हैं कि आप अभी तो मैं किस पे देख रहा हूँ, ये कौन सी स्क्रीन है, इसको हम नॉर्मली कंप्यूटर स्क्रीन कहेंगे, सही है, ये वाइड स्क्रीन है, वाइड एंगल स्क्रीन है। तो ये हमारे पास वाइड एंगल स्क्रीन है। अगर यही एक मोबाइल डिवाइस पे ये वेबसाइट देखें तो अब प्रॉब्लम ये है कि आप अलग अलग वेबसाइट्स नहीं बनाओगे ना, मोबाइल के लिए अलग, डेस्कटॉप के लिए अलग। आप चाहोगे यार एक बार ही काम हो, वो सब पे चल जाए। तो ये हम काम करने के लिए हम इसको क्या बनाते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस, सही है। तो इसके लिए हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन। और ये काम होता ही ऐसे है। आप अगर ये वाला सेक्शन देखें तो इसमें भी यही चीज़ हुई हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें समझ आ रहा है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्लेक्स। और फ्लेक्स की हमने दो प्रॉपर्टीज़ दी जो हमने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक्स कंट्रोल करना और वाई कंट्रोल करना। ये एक्स और वाई में क्या कह रहा हूँ कि एक्स डायरेक्शन में स्पेसिंग्स और वाई डायरेक्शन में स्पेसिंग्स, इसको कंट्रोल करने के लिए दो प्रॉपर्टीज़ थी। ये ऊपर लिखा हुआ भी है, एक्स एक्सेस अलाइनमेंट और वाई एक्सेस अलाइनमेंट। और ये सब किसके अंदर हो रहा है, कंटेनर। अभी तक जो आपने चाइल्ड की प्रॉपर्टी पढ़ी है वो कौन सी थी, फ्लेक्स। बस जो चाइल्ड के अंदर यूज हुई प्रॉपर्टी वो कौन सी थी, फ्लेक्स। अभी दोबारा कंटेनर पे आ गया। डिस्प्ले फ्लेक्स भी किसमें यूज हुआ है, कंटेनर। तो एक्स और वाई को कंट्रोल करना भी किसके पास है, कंटेनर के पास। और आप क्या इस्तेमाल करते हैं एक्स को कंट्रोल करने के लिए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या करता है कि आपकी ये वाली जो अलाइनमेंट है इसको कंट्रोल करता है। अब जब हमने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया तो आपके तीन डिब्बे जो हैं वो बीच में आएंगे, जो कि बेसिकली हमने यहाँ पे देखा था, सही है। इस पे क्या लगा हुआ है, ये जस्टिफाई कंटेंट हमने सेंटर किया तो ये बेसिकली अब सेंटर में है। अगर हम इसको फ्लेक्स स्टार्ट करेंगे तो ये कहाँ चले गए, स्टार्ट में यानी कि लेफ्ट में। और अगर ये हो गया एंड तो एंड में। तो एक्स डायरेक्शन में जो चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं वो कौन कर रहा है, जस्टिफाई कंटेंट। और ये जो है वाई, इसको हमने फर्ज करो कह दिया अलाइन आइटम्स। मैं कह रहा हूँ ये किसको कंट्रोल करेगा, वाई को। तो इसको अगर हम कहते हैं फ्लेक्स एंड, मैंने कह दिया एंड, तो वो कहाँ नीचे चिपक गए, इधर। आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं, इससे आप एक बार ग्राफ बना सकते हैं। बार ग्राफ्स देखा है आप सबने, और जो बार्स बनी हुई होती हैं, पूरा ग्राफ होता है, बताता है कि फ़र्ज़ करें पॉपुलेशन किस सिटी में कितनी है तो उसका पूरा एक ग्राफ है। अगर कोई का एवरेज पेमेंट है कि किस फील्ड की कितनी एवरेज सैलरी होती है तो उसका एक ग्राफ बन सकता है। क्योंकि ग्राफ का क्या फ़ायदा होता है कि आप देखते ही पता कर लेते हो कि अच्छा सबसे ज़्यादा सैलरी इसकी है, सबसे कम सैलरी इसकी है, और मीडियम सैलरी इसकी है। हाँ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जैसे अगर आप कहो तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपका ग्राफ होता है और ग्राफ इसके थ्रू आराम से बन सकता है। अगर आप यही अलाइनमेंट, इसको हमने एक और चीज़ देखी थी कि इसको अगर आप सेंटर अलाइन करो, बल्कि जस्टिफाई इसको सेंटर कर लो, और इसको हमने किया था स्पेस अराउंड। तो जब हमने स्पेस अराउंड किया तो अब इनके दरमियान में इक्वल स्पेसिंग्स हैं। अब ना सिर्फ इनके दरमियान में इक्वल स्पेसिंग्स हैं, और ये एक तो हैं क्या, रिस्पॉन्सिव हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसकी स्क्रीन साइज छोटा हो रहा है तो उनके बीच के दरमियान में जो स्पेसिंग्स हैं वो भी छोटी हो रही हैं। और एक वक्त आ रहा है कि जब वो स्पेस नहीं बच रही तो नीचे वाला ये आइटम नंबर 2 क्या है, नीचे चला जाता है। ये बात समझ नजर आ रही है, सही है। इसी की तरह अब जब ये और छोटा होगा तो ये वाला बॉक्स भी नीचे आ जाएगा। और ये किसकी वजह से हो रहा है, फ्लेक्स रैप की वजह से हो रहा है। जब आप फ्लेक्स रैप देते हो, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी रैप देते हो, तो वो कहता है कि जब स्क्रीन साइज कम बचेगा तो मैं डब्बे को क्या कर दूंगा, नीचे ले जाऊंगा। ये भी प्रॉपर्टी किसकी है, फ्लेक्स की। ये फ्लेक्स रैप, और ये किस में लग रही है दोबारा, कंटेनर में। तो ये प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी फ्लेक्स की। और एक आखिरी एक प्रॉपर्टी थी, वो थी ऑर्डर की। ऑर्डर से आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आपने बॉक्स 1 पे क्या दिया हुआ है, ऑर्डर 2। जब आपने बॉक्स 1 पे ऑर्डर 2 दिया हुआ है तो ज़रा दें कि ये जो बॉक्स ये वाला है आपके पास, ये जो आइटम नंबर 1 है इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड। यानी कि हालांकि इसको होना पहले चाहिए था लेकिन ये दिख कहाँ रहा है,
सेकंड पोजीशन पे, तो उस पर ऑर्डर की प्रॉपर्टी क्या लगी हुई है, सेकंड लगी हुई है, इसके ऊपर 3 लगी हुई है और इसके ऊपर 1 लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हमने फ्लैक्स में पढ़ी थी। अब जो बच्चे उन 2 क्लासेस में लास्ट वीक्स में नहीं आए थे, जो 2 रमज़ान में हमारी आखिरी 2 क्लासेस हुई थी, तो उस पर बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें पढ़ाई गई थी। पहला एक तो ये फ्लैक्स बॉक्स था, फ्लैक्स बॉक्स में हमने ये तो डब्बे कंट्रोल करके देखे थे, और दूसरा हमने वो गैलरी बनाई थी, इमेज गैलरी, जिस पे मैं होवर कर रहा था और वो एक्सपेंड हो जा रही थी। अब उस पूरी गैलरी पे कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी लगाई गई थी, जो कि अगर आप इसको गौर से थोड़ा देखें तो ये नीचे से थोड़ी जो स्मूथ होता है, ये जो वाइड होता है ये थोड़ा स्मूथ होता है, और नीचे से ये हल्का सा यूँ ऊपर आता है, और ये इसका शेड जो है पहले लाइट से डार्क हो जाता है। ये सब कुछ जो हो रहा है ये कुछ प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हो रहा है, और ये हमने तब डिस्कस किया था। तो जिन बच्चों ने ये चीज़ें नहीं देखी हैं वो वीडियो आपके पास अपलोडेड है, आप उस वीडियो में जाके ये सारी चीज़ें देख लेंगे किस तरीके से बनाया गया था, और आप इसको एक दफ़ा खुद बनाने की ट्राई करें। जब तक आप इसको खुद नहीं बनाएंगे तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ समझ में नहीं आने वाली हैं, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि इस गैलरी का अगर ये जो कोड है वो ये वाला है, तो इसमें अच्छी खासी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्यों यूज़ हुई और एक साथ इनका इस्तेमाल कब होता है, क्योंकि CSS में कितनी भी चलो कुछ 1-2 ट्रिक्स तो हैं, लेकिन ज़्यादातर काम किसके थ्रू होता है, कॉज एंड इफेक्ट से। यानी कि एक स्टाइलिंग मुझे चाहिए थी, मैंने दिमाग में सोची कि यार मुझे ये चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या लिखी, प्रॉपर्टीज़ लिखी। तो कॉज एंड इफेक्ट का जो अमल है वो हमने उसमें समझाया हुआ है कि पहले मुझे डब्बे चाहिए थे तो मैंने डब्बे बना लिए, फिर मुझे ये वाली क्वालिटी चाहिए थी कि होवर करो तो वो यूँ हो जाए, ये वाली मैंने क्वालिटी फिर बनाई, फिर मुझे एक बॉक्स डब्बा चाहिए था तो मैंने वो बना लिया। तो वो आप उसमें क्या देखेंगे, उस वीडियो में देखेंगे। दूसरा जो आपके पास है, हमने बूटस्ट्रैप स्टार्ट करवाई थी। अब जो बच्चे नहीं आए थे, तो बूटस्ट्रैप हमने बोला था कि एक फ्रेमवर्क है, यानी कि एक सर्विस है जो आप इस्तेमाल करते हो अपने कोड को अच्छा बनाने के लिए, और बूटस्ट्रैप के ज़रिए हमने जल्दी से एक चीज़ बना ली थी। आई थिंक मैंने क्या किया था, अलग फोल्डर बना दिया था। तो ये जो आपको ये सब कुछ दिख रहा है, असल में मैंने इसका बाद में कबाड़ा भी कर दिया था। सही है। तो ये जो आपके पास सारा एक फॉर्म वगैरह दिख रहा है, सही है, और अब ये इसका मोबाइल व्यू है, और ये जो सारी टेक्निक्स हैं, चीज़ें हैं, ये हमने किसके थ्रू बनाई हैं, बूटस्ट्रैप के थ्रू बनाई हैं, और ये हमने कोई 10 मिनट में बना ली थी, ठीक है। तो 10 मिनट में क्यों बनाई थी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या था, कॉपी पेस्ट था। तो बूटस्ट्रैप यही क्वालिटी है कि आपको तकरीबन सारी जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, बनी बनाई मिलती हैं, बस आपने वो चीज़ उठानी है और उससे काम करना है। तो ये जो चीज़ें हैं, और इसमें अच्छा मज़े की बात है कि इसमें फ्लेक्स भी होता है, बूटस्ट्रैप सब कुछ आपको बना बनाया मिलता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या अवेलेबल है, बूटस्ट्रैप। तो हमारे पास अभी एक टॉपिक रहता है ग्रिड का, जो कि गालिबन कल आपको पढ़ाया जाएगा। तो वो एक ग्रिड का टॉपिक है जो बेसिकली जो आपकी CSS है उसके अंदर एक फ़ाइनल टॉपिक है। उसके बाद जो आपकी CSS है वो रैप अप हो जाएगी, और हम ज़्यादा फोकस फिर इसको करेंगे बूटस्ट्रैप को, और इसके थ्रू सारी चीज़ें बनाएंगे। और लेकिन कल भी जब लास्ट टाइम मैंने बूटस्ट्रैप पढ़ाई थी तो बात कही थी, तो ये मतलब नहीं कि आपकी बूटस्ट्रैप आप पढ़ा रहे हैं तो आप CSS ना करें, आप अपनी CSS इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन मैंने एक रेशो बताया था कि अराउंड 90% जो है वो बूटस्ट्रैप कंट्रोल करती है, और 10% आप अपनी CSS लिखते हैं। उसका क्यों मैंने कहा था, क्योंकि आपकी जो CSS होगी उसमें मसलों के चांसेस हैं, और जो बूटस्ट्रैप है ख़ुद उसकी कोई मसलों के चांसेस नहीं होते, और वो हमेशा बेटर काम करती है। और आप देख रहे हैं कि ये चल भी वाकई अच्छा रहा है, सही है। तो ये सारा एक रिकैप था आज तक जितना हमने पढ़ा है, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें अगर आप अगेन कह रहा हूँ कि जो लास्ट टाइम बच्चे नहीं आए थे, वो फ्लैक्स बॉक्स और ये जो बूटस्ट्रैप वाली वीडियो है जिसके अंदर हमने सारा काम डिस्कस किया है और बताया है, इन 2 वीडियोस को लाजमी देख लीजिएगा। एक वो गैलरी खुद बना लीजिएगा, और एक ये जो फॉर्म और नेविगेशन बार वगैरह सारा हमने किया है इसको एक दफ़ा बना लीजिएगा।
बूटस्ट्रैप वाली, चलो मैं चेक कर लेता हूँ, आज कर लूँगा। तो चले, ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आप इसको भी देख लीजिएगा। तो ये जो 2 वीडियोज़ हैं आप लाजमी देखिएगा, और वो जो फ्लेक्स से वो जो गैलरी थी उसको ज़रूर बनाइएगा, और उसके बाद ये बनाइएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आप आगे चल के यूज़ करेंगे। सही है, इससे आप बच नहीं सकते। तो इससे बेटर है कि आगे चल के आपको मसला हो, आप अभी से इसकी प्रैक्टिस कर लें और इसको बना लें। नहीं करेंगे तो मेरा कुछ नहीं जा रहा। अभी उन्होंने बोला है कि आप लोगों को असाइनमेंट्स देने हैं, और वो असाइनमेंट की पूरी एक शीट उन्होंने मुझे बोली हुई है कि वो आपकी कंट्रोल होगी, और आप सबके जो असाइनमेंट के नंबर्स हैं वो इसमें लिखे जाएंगे। चलो, उन्होंने लिंक हटा दी, लेकिन शुरू में शायद आपने देखी होगी जो पहला पहला खुला था। तो इसको आप ज़रा ख्याल में रखें, जो आपके असाइनमेंट के वगैरह के नंबर्स वगैरह हैं वो इसमें काउंट होंगे, और आपके जो असाइनमेंट है, जिन बच्चों ने जो असाइनमेंट नहीं दिए हुए वो उसको कंप्लीट कर लें, वरना जो नहीं करेगा ना करें, हमारे पैसे बचेंगे। सर्टिफिकेट बनाने में थोड़ा महंगा खर्चा आता है, तो अगेन आपके ऊपर है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट के लिए आपके असाइनमेंट ज़रूरी हैं। अभी भी आपके जो असाइनमेंट्स हैं वो अपलोडेड हैं, लेकिन मुझे पता है कि जो रेशो मुझे नज़र आता है कि आई थिंक 30-35 बच्चे हैं, उसमें से 5 आई थिंक बच्चे हैं जो असाइनमेंट अपलोड करते हैं। सही है, बाकी सब नहीं करते। तो देखें, ये बिल्कुल फिर आपका वही हो जाएगा जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखते थे, कि आपने यूट्यूब से कोई वीडियो तो देख ली, लेकिन अब आपके पास कोई चीज़ किसी को बताने के लिए नहीं है कि ये काम मैंने पढ़ा था या मुझे आता है, यानी कि आपके पास कोई रिटन सर्टिफिकेट नहीं है, तो कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए नहीं है। मुझे नहीं लगता आप में से कोई यहाँ पे कोई CS ग्रेजुएट है। अगर आप CS ग्रेजुएट हैं तो कोई मसला नहीं सर, आपके पास डिग्री होगी यूनिवर्सिटी की, आप जाके यूनिवर्सिटी की डिग्री दिखाएं, फिर तो हमारा सर्टिफिकेट आपके वाकई किसी काम का नहीं है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे अपनी सिर्फ स्किल को ब्रश अप करने के लिए आप आ रहे हैं तो बड़ी बात है, ठीक है। तो अब कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास CS की डिग्री नहीं है, तो अब आपको कुछ ना कुछ एक डॉक्यूमेंट चाहिए। किसी कंपनी में अगर आपको इंटरव्यू देना है, कहीं पे जाना है, तो आप उनको बताना चाहिए कि भाई मुझे ये चीज़ आती है। उसको कैसे बताओगे आप? बोलोगे कि मैंने यूट्यूब से पढ़ा हुआ है, तो बोलेंगे कि भाई हमें क्या पता। सही है, तो कोई ना कोई चीज़ किसी की डेस्क तक पहुंचने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। लाजमी सी बात है, इंटरव्यू में तो आपकी स्किल वो देखेगा, वो ये नहीं देखेगा कि आपके पास सर्टिफिकेट क्या है या डिग्री क्या है, आपकी स्किल्स चेक करेगा। लेकिन उसकी डेस्क तक पहुंचने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए। अब वो जाहिर सी बात है, कराची से अगर हर बच्चे को वो बुला लेंगे तो उनके पास तो टाइम नहीं होगा, तो वो कैसे छांटी करेंगे? वो देखेंगे कि किसके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं या किसके पास कौन सी डिग्रीज़ हैं, और किसने कौन कौन से पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। सही है, तो ये 3 चीज़ें होती हैं जो आपको क्राउड में से अलग करती हैं। सही है, अब सारे क्राउड को एक जगह पे तो हम जमा नहीं कर सकते, तो हमें कोई ना कोई फ़िल्टर के ऑप्शंस बनाने पड़ते हैं। तो आपको या तो सर्टिफिकेट, या आपका पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, या आपकी डिग्री, ये आपको अलग करती है, वो आपकी डेस्क तक ले आती है। डिग्री भी आपको उसके डेस्क तक ले आती है, आगे वो कोई हेल्प नहीं करती। उसके बाद वो आपसे इंटरव्यू करेगा कि आपको आता क्या है, तो कम से कम उसकी डेस्क तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए। वरना अगर आपके वालिद साहब के पास इतनी ताकत है कि वो फ़ोन मिलाएंगे और आप उनकी डेस्क तक पहुंच जाएंगे, तो फिर भी आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आप असाइनमेंट ना जमा कराएं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो फिर आपकी ये मजबूरी है, फिर आप असाइनमेंट देंगे। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा होगा कि सारे ही लोग यही कहते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं बोलते हैं कि यार नहीं देंगे नहीं देंगे, आखिर में फिर सारे बच्चों के नाम लिख के दे देते हैं, तो आप पहले, आई थिंक आप लोग पहले बैच नहीं हो, आप चौथे हो। आई थिंक आपका वैसे नाम 6th है, लेकिन आप 4th हो, मेरे 4th हो। बाकी जो बीच में 2 हैं वो एक और हमारे टीचर हैं, उन्होंने पढ़ाए थे। तो जो आप मेरे से, जो आपसे पहले थे, जो मेरे बैचेस थे 1 2 3, आप उनसे पूछ लें। उनमें से किसी को भी हमने 2-3 बच्चों को भी दिया है सर्टिफिकेट, 30-35 के बच्चों की क्लास में से, लेकिन हमने 2-3 को ही दिया है फिर, जिन्होंने रिक्वायरमेंट पूरी की, जिन्होंने वो, हमने जो असाइनमेंट्स कहे कि यार ये कर लो। हम ये भी कह देते हैं कि भाई जब अभी आखिरी टाइम आ जाता है, जब अब सर्टिफिकेट देने की बारी आती है, तो हम बोलते हैं भाई ये असाइनमेंट तुम लोगों के पेंडिंग है, ये कंप्लीट कर लो, ये वाला प्रोजेक्ट पेंडिंग है, ये कर लो। जब इसके मार्क्स आपके वो हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे, तो हम आपको सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। लेकिन होगा तभी जब आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और लिटरली ये हुआ है, जो आपका पहला बैच था, आई थिंक 4 बच्चे थे जिनको सर्टिफिकेट आखिर में मिला। सही है, और बाकी सारे जो बच्चे थे उनको नहीं मिला। उनमें से कुछ बच्चे तो फिर आगे दूसरे वाले बैच में आ गए, और मुझे नहीं याद कि उनको उसमें भी नहीं मिला था, मुझे लगता है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने उसमें भी कोई पूरे नहीं किया थे। तो अगर आपको लग रहा है कि हम ये सोचेंगे यार कि 4 को देख के क्या फ़ायदा, तो ये फ़ायदा तो ऐसा कुछ नहीं होता।
तो जो 5 बच्चे दे रहे हैं तो मुझे लग रहा है सिर्फ उनको ही चाहिए सर्टिफिकेट, तो उनको ही मिलेगा। और वो जो आपने अभी थोड़ी देर पहले शीट देखी, तो अभी मुझे कहा हुआ है कि जो आप असाइनमेंट दे रहे हैं, एक तो गूगल शीट में तो आप डाल ही रहे हैं नंबर्स, आप यहाँ पे भी अब रखेंगे, ताकि हम एक शीट ओपन करें और हमें पता लग जाए कि किस बच्चे ने कौन कौन से असाइनमेंट सबमिट कराए हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट सबमिट कराए हैं, कौन कौन से नहीं कराए। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि हमें एक मैट्रिक्स देनी होती है। जैसे कि HTML है, तो HTML में कोई बच्चा कितना अच्छा है आउट ऑफ 100%। अगर कोई जावास्क्रिप्ट है तो वो उसमें से कितना अच्छा है। क्योंकि अगर हम किसी को सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं और वो किसी की बेंच पे गया इंटरव्यू के लिए, तो जाहिर सी बात है वो उसकी फ़ाइल उसके सामने होगी। अब वो खोल के देखेगा बेचा ये इस इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया है, और उससे पूछेगा ज़रा बताओ फ्लेक्स बॉक्स कैसे बनता है। तो अगर वो चुप करके बैठा रहा तो वो बदनामी किसकी है? उस जिन लोगों ने वो सर्टिफिकेट इशू किया। ठीक है, वो बोलेंगे यार ये तो बिल्कुल कचरा क्वालिटी भेज रहे हैं। तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि अगली बार जो बच्चा उस इंस्टीट्यूट से जाएगा ना उनके पास, तो वो देखते ही उस बच्चे को बुलाएगा भी नहीं। वो बोलेगा यार इसके कचरा होता है, खाम का टाइम ज़ाया होगा, इनको बुलाओ ही ना। तो इससे एक बैड नेम पड़ता है। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ को देखें तो यही है। अगर कोई फास्ट का स्टूडेंट होगा तो उसको बोलेंगे सर प्लीज़ आएँ। सही है, क्योंकि उसका नाम है, उसके बच्चे ब्रश अप होते हैं, वो बड़ा उनको ना घिसा घिसा के उनको सही से बिल्कुल बना के भेजते हैं। फिर वो बोलते हैं 4 साल की डिग्री 6 साल में भी करो, लेकिन सारी चीज़ें मुकम्मल करके जाओ। तो उनके आप वाकई बच्चे देखेंगे, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल ही अलग होता है, क्योंकि उनको इतना रगड़ा लगाया हुआ होता है उन लोगों ने असाइनमेंट करवा के कि वो उनके लिए बच्चों का काम होता है इंटरव्यूज़। सही है, तो वो इंटरव्यूअर्स को बड़े बच्चे अच्छे लगते हैं। एक फास्ट की डिग्री वाला, उसके बाद NED की डिग्री वाले, उनको पता है कि यार इसमें भी ये बच्चे रगड़ा खा के आते हैं, और अगर ये डिग्री लेकर आया है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ स्किल है, ऐसे ही नहीं आया। फिर वो आगे की जो चीज़ है वो NED की देखी जाती है। उसके बाद जैसे सर सैयद है, UBIT है, तो इनके कुछ के नाम है। अब एक बंदा आ रहा है PF की एड से, सही है, तो मेरा जो है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ख़राब रहा है। अब कुछ अच्छे भी होंगे हो सकता है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है कि इस तरीके से क्या होता है कि जो पूरा इंस्टीट्यूट है उसका नाम ख़राब हो जाता है। फिर बंदे के दिमाग में होता है यार ये सही नहीं है, खाम का टाइम ज़ाया करते हैं। तो लोग प्रायोरिटी फिर किसको देते हैं? जो इस इंस्टीट्यूट से अच्छे लोग आ रहे हैं। जैसे अब सैलानी ने अपनी थोड़ी बहुत मार्केटिंग की हुई है। अब जो उसके कुछ बच्चे हैं जो अच्छी खासी पोजीशंस पे पहुंचे हुए हैं, और वो आके जाके लोगों को बताते हैं कि भाई हम वहाँ से पढ़ के आए हुए हैं, तो आपके दिमाग में अल्टीमेटली एक इमेज बनेगा कि यार ये इंस्टीट्यूट अच्छा पढ़ाता है। सही है, इसके बच्चे जो हैं कुछ ना कुछ ज़िंदगी में कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अब हम भी अगर सबको असाइनमेंट वैसे दे देंगे, क्योंकि एक दफ़ा मसला हुआ था, एक स्टूडेंट थे किसी और हमारे बैच के नहीं थे, वेब एंड डेव के नहीं थे, कोई ग्राफिक्स के थे। तो वो आ रहे थे कि हमने यहाँ पे 6 महीने लगाए हैं, तो आप लोग हमें सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तो ये तो हमारा टाइम ज़ाया किया है आप लोगों ने, तो शोर मचा रहे थे। तो प्रॉब्लम यही थी कि उनको भी यही बोला गया कि भाई अगर तुमने टेस्ट पास नहीं किया, जब टेस्ट पास नहीं किया तो आपके अल्टीमेटली आपके मार्क्स नहीं बने, तो हम आपको क्यों देंगे? तो फिर भी ना उन्होंने बड़ी ज़िद की कि नहीं हमें दें, क्योंकि हमने पैसे भी दिए थे, हमने टाइम भी दिया है, तो हमें दें। तो यहाँ पे शोर हो रहा था, तो उससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया कि रेड कलर की उसके सर्टिफिकेट के नीचे अंग्रेज़ी में लाइन लिख दी कि ये बिल्कुल ही कचरा है। सही है, अगर ये आपके पास सर्टिफिकेट लेकर आया है तो आप इसको कॉल भी ना करें। सही, क्योंकि एक तो इसने टेस्ट फेल किया, ऊपर से ये बिल्कुल ही इसका बेकार बिहेवियर है। जो कि अगर ये अपने इंस्टीट्यूट के साथ इस तरीके से बिहेवियर कर रहा है, तो फिर आप सोच लेंगे आपकी कंपनी के साथ क्या करेगा। तो ये लाइन रेड कलर की लिख के वो खुशी खुशी लेके चला गया। अब पता नहीं उसको वो अंग्रेज़ी समझ में नहीं आई, मुझे नहीं पता। तो ये लोग ये भी कर देते हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि अगर आप किसी को सर्टिफिकेट दे रहे हो, तो आपको ये श्योरिटी हो कि भाई ये बच्चा अगर आगे जाके कहीं पे इंटरव्यू देगा, तो आपका जो थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूट का नाम है वो अच्छा करेगा। अगर वो बुरा करेगा तो जाहिर सी बात है हम आपको नहीं देंगे। अब वो क्यों नहीं देंगे कि जाहिर सी बात है आप वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करोगे, अब वो टेस्ट पास नहीं करोगे, वो असाइनमेंट पास नहीं करोगे, तो हम क्यों देंगे? सही है, तो जो आपके असाइनमेंट्स हैं, जो 5 बच्चे हैं जो ये बाकायदगी से असाइनमेंट सबमिट कराते हैं, तो वेल एंड गुड है। और जो बाकी बच्चे जो 25 बच्चे हैं पीछे, वो अगर वो असाइनमेंट नहीं कर रहे, तो आपका अगेन सर्टिफिकेट का इशू है। हम तो पढ़ाते रहेंगे, टेंशन कोई नहीं। सही है, आपको क्लास से बाहर नहीं निकालेंगे। क्लास से बाहर में निकालता हूँ नॉर्मली या तो रिएक्ट जब शुरू होती है, क्योंकि तब क्या होता है कि फिर वही वाला मसला होता है कि एक लफ्ज़ पढ़ा लो, अब उनको कोई समझ में नहीं आ रही होती क्या चल रहा है, तो फिर क्या है कि फिर सारे बच्चों को ना वो ख़राब करने वाली बात है। तो फिर मैं निकालता हूँ। अगर आपको पता हो तो बैच 2 के साथ हुआ था ये। सही, बहुत सारे बच्चों का मैं रोज़ निकालता था। वो निकालना बड़ा आसान होता था, किसी को भी खड़े करके एक सवाल कर दो, उसको नहीं पता होता था, बोलो बाहर जाओ।
सही है। तो वो उसका मसला क्या है कि जब आप रिएक्ट पे आते हो फिर आपको सीरियस आवाम चाहिए। HTML CSS तो सबको पढ़ा दो, वो बकरियों की तरह, तो कोई मसला नहीं है, सब मैं करते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मेन है आपकी लॉजिक्स। लॉजिक्स आपकी पक्की होनी चाहिए। तो खैर, ये सारी तो कुछ ऐसी बातें थी जो आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि अब हम ईद के बाद आए हैं, 2 हफ्ते के बाद आए हैं, तो अब दोबारा से थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे काम को। और कल आपका जो है वो क्या होगा, ग्रेड। ग्रेड के बाद आपकी बूटस्ट्रैप के बाद आप तकरीबन इतने हो जाएंगे कि आप एक वेबसाइट बनाना शुरू कर देंगे। और उसके बाद अल्टीमेटली आपकी क्या स्टार्ट हो जाएगी, जावास्क्रिप्ट। और जब जावास्क्रिप्ट शुरू होगी तो आपको थोड़ा बहुत फील होगा कि जैसे मैथ्स की क्लास होती थी वैसे ही काम हो रहा है। जो मैं अभी देख रहा हूँ कि CSS में ही काफ़ी बच्चों को नींद आ रही है। तो मुझे नहीं पता आप लोग जावास्क्रिप्ट में क्या करोगे, लेकिन कोशिश करना कि सही हो। एक और चीज़ जो आज हमने देखनी है वो क्या है, गिटहब। तो ये एक बेहतरीन वेबसाइट है। अच्छा, इन्होंने वेबसाइट बड़ी अच्छी कर दी है, पहले बहुत बेकार सी वेबसाइट होती थी इसकी। खैर, ये एक प्रोडक्टिविटी टूल है आपका गिटहब जो है, github.com। आप काफ़ी बच्चे होंगे, आप लोगों को पता होगा। अब जिस तरीके से आपके पास फोल्डर्स होते हैं, आप ड्राइव आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे, तो ये सब किसके लिए इस्तेमाल होता है, आपका पर्सनल डेटा सेव करने के लिए। आपकी कुछ तस्वीरें हैं, कोई गेम्स हैं, कुछ है, आप उस सेव करना चाहते हो, आप किस में सेव कर लेते हो, ड्राइव में। तो इसी तरीके से आपके पास जब आप कोड कर रहे हो, अब कोड ये मेरा जो कोड है ये इस पीसी में पड़ा हुआ है। अब फ़र्ज़ करो किसी ने ये पीसी उठा लिया, या कुछ हो गया, या पीसी जल गया, कुछ मसला हो गया, तो मेरा सारा कोड तो ज़ाया। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं कोड की फ़ाइल को जिप करके रखता हूँ ड्राइव पे, तो हर बार मुझे क्या करना पड़ेगा, उस जिप फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर अपना कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये है। लेकिन इसमें एक और मसला है। आप में से अगर किसी ने ये देखा हो कि ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे काम करते हैं, तो एक वो इमेज बनाते हैं और उसको सेव कर देते हैं वर्जन 1। यानी फ़र्ज़ करो नेम लिखते हैं fruit_v1। v1 का मतलब होता है वर्जन 1। उसके बाद वो उनका क्लाइंट कहता है यार इसमें ये थोड़ी सी चीज़ बदल दो, तो फिर आते हैं उसमें थोड़ी सी चेंजेस करते हैं और फिर से उस फाइल को सेव करते हैं, लेकिन अब की बार क्या लिखते हैं, _v2। इस तरीके से 3, 4, 5, 6, 7, 8, कभी 15, कभी 20, इस तरीके से मल्टीपल रिविजन्स होते रहते हैं। यानी कि आप पुराने काम को क्या करते रहते हो, चेंज। लेकिन ज़रूरी है कि पुराना काम भी क्या हो, सेव्ड रहे। क्योंकि हो सकता है क्लाइंट बोले यार ये कचरा हो गया, जो पुराना वाला था ना वही अच्छा था। अब आप बोलोगे यार जो मैं इसको दोबारा से सारा करूं, मतलब उसको जो पहले मैंने काम किया हुआ था मैं उसको दोबारा उस पोजीशन पे लेकर आऊं, तो ये एक इशू है वर्जनिंग। अब ये तो चलो जो आपके ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं वो ऐसे करते हैं, लेकिन हम जो कोडर्स हैं हमारे लिए ये बहुत बड़ा मसला है। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास फ़र्ज़ करें हमने एक ये गैलरी बना ली, ये वाली, सही है। अब इसके अंदर मेरा जो ये बॉक्स है मैंने इसमें कोई चेंजेस कर दी, थोड़ा सा कोड लिखा, कोई चेंज किया और मैंने इसको लगा दिया। अब मैं बोलूँ यार ये मुझे ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, मुझे जो पुराना ब्लैक कलर का बनाया था वही डिसेंट था, वही अच्छा लग रहा था। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये इसका कोड दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि Ctrl+Z तो नहीं चलेगा क्योंकि मैंने वो सेव किया हुआ था। अब इसमें इतनी ज़्यादा मैं प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करता हूँ, इतना सारा काम इस्तेमाल करता हूँ, तो अब मैं V1, V2 ऐसे फोल्डर्स नए फोल्डर बनाऊँगा तो मेरे जो आपकी हार्ड डिस्क वो तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे और सबकी ऐसे वर्जन सेव करना मुमकिन नहीं है। तो और दूसरा वो है भी कहाँ पे, आपके कंप्यूटर पे। आपका कंप्यूटर इसका मतलब उड़ा तो सारा काम ख़त्म। तो इसका जो एक आपका सोल्यूशन है कि जो आपका कोड जहाँ सेव होता है वो कौन सा है, आपके पास है गिटहब। अब जब आप गिटहब पे आएंगे तो लास्ट में सी बात है कि आप साइन अप करेंगे। पहले गिटहब एक अलग कंपनी थी, अब इसको माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ख़रीद लिया है। तो हमारा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। जब आप इस पर साइन अप करेंगे तो सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, ईमेल। अब ईमेल में आप अपनी कोई भी ईमेल यूज़ कर सकते हैं, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की है यानी कि आउटलुक है, या आपके पास गूगल जीमेल है, कोई भी आप यूज़ करें और आप इस पर फ़र्ज़ करें कि abc@gmail.com। मैंने कहा एंटर, ऑलरेडी टेकन, तो इसको कुछ भी कर लो।
तो जब हमने इसको कंटिन्यू किया तो अब वो क्या कह रहा है, क्रिएट पासवर्ड। तो हमने इसको कोई भी पासवर्ड दे दिया। अब बोल रहा है यूज़र नेम। अब यूज़र नेम आप अपने हिसाब से देंगे। सही है, पता नहीं कितने कितने ले लिए हैं, तो 3 आ गया। अब ये कह रहा है वुड यू लाइक टू रिसीव प्रोडक्ट अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट विया ईमेल। तो आप बोल दो नो। अब ये कह रहा है प्लीज़ सॉल्व दिस पजल टू वेरीफाई दैट यू आर अ ह्यूमन। अब ये तो आप लोगों ने बहुत बहुत किया होगा। अब ये क्या कह रहा है, प्लीज़ पिक वन स्क्वायर दैट शोज 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। अब 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स तो ये वाला है। अब दोबारा से वही काम करना है, तो हमारे पास ये वाला है। अच्छा, अब कौन सा है, ये वाला है। ये तो बहुत तंग कर रहा है। तो इसने बोला जी 5 of 5 कंप्लीट हो गया, तो हमारा पेज बन गया। अब हम क्या कह रहे हैं, क्रिएट अकाउंट। जब हमने क्रिएट अकाउंट किया तो अब आपको कह रहा है कि हमने आपकी ईमेल पे एक कोड भेजा है, वो कोड आके आप यहाँ पे लिख दो, तो आपका अकाउंट तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये ईमेल तो मैंने एवं ही दिया था, तो मेरे पास तो कोड नहीं आएगा। सही है, मुझे सिर्फ दिखाना था आप लोगों को ये बनता कैसे है। तो एक दफ़ा आपका ये वैसे गिटहब बन जाता है, तो आपके पास आप गिटहब को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी इसको हम क्या कर लेते हैं कि हम हमारा अकाउंट ही यूज़ कर लेते हैं। अब क्योंकि मेरे अकाउंट पे बहुत सारी कंपनीज़ के कोड पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे डबल वेरिफिकेशन है। तो हमारा गिटहब का अकाउंट ओपन हो चुका है। जब आपका भी गिटहब का अकाउंट ओपन होगा तो आप सबसे पहले यही वाली स्क्रीन देखोगे, ठीक है। बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि ये वाली जो जगह है आपकी खाली होती है। अब एक और चीज़ जो यहाँ पे बहुत मैटर करती है वो क्या है, अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है योर प्रोफाइल। तो जब आप योर प्रोफाइल पे क्लिक करें, नेट बहुत स्लो चल रहा है। तो आपके पास एक ये चीज़ नज़र आती है। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ये आपको बताती है, जो आपके अगर आपको कोई कंपनी हायर करने आ रही है, कोई आप किसी कंपनी को इंटरव्यू देने वाले हैं, तो ये आपकी बेसिकली समझ लें सीवी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपकी गिटहब की प्रोफाइल। अब आपकी गिटहब की जो प्रोफाइल होती है वो कंपनीज़ को बताती है कि आप कितनी बड़ी तोप हो। उसकी वजह क्या है कि आप उनको पता लगे ना कि किस तरीके से कि भाई आपने कब से कितना काम किया है, क्योंकि सीवी में तो सब कोई झूठ बोलता है। सही, मेरे पास पाइथन का 4 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास जावास्क्रिप्ट का इतना एक्सपीरियंस है, मेरे पास उसका इतना एक्सपीरियंस है, उनको क्या पता। सही है। अब ये तो आप किसी को देख के नहीं बता सकते, क्योंकि सीवी में सबको पता है कि सब झूठ बोलते हैं। ये 60% उसमें झूठ होता है। ये सिर्फ सच बता देते हैं कि हमने बैचलर्स यहाँ से की है, इंटरमीडिएट यहाँ से की है, उसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी एवं ही होती हैं। मुझे मेरी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है, मैं ये हूँ वो हूँ, सब झूठ। तो
प्रोग्रामर्स में ख़ास तौर पे वो लोग किस चीज़ को प्रेफर करते हैं? गिटहब को। गिटहब समझ लेंगे आपकी एक पूरी प्रोफाइल है, एक पूरी सीवी है, और जहाँ भी आप प्रोग्रामिंग के लिए अप्लाई करेंगे, भले वो फ्रीलांसिंग हो, ज़रूरी नहीं कि मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ उसकी, अगर आप फ्रीलांसिंग का कोई प्रोजेक्ट के लिए भी आप बिड करते हो, रिक्वेस्ट भेजते हो, तो आप साइड में क्या भेजते हो? अपनी गिटहब प्रोफाइल, ताकि क्लाइंट आपकी गिटहब प्रोफाइल देख के अंदाज़ा लगाए कि आप कितने अच्छे प्रोग्रामर हो, सही है, और आप कितने एक्टिव प्रोग्रामर हो। तो अगर आप देखें तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करती हैं। एक तो वो देखते हैं कि आपकी प्रोफाइल कितनी पुरानी है, सही है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, सही है, तो मेरी प्रोफाइल कब से बनी हुई है? 2015 से। अब 2015 और ये कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। तो अब अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे पाइथन में 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो मुझ पे शक नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है कि मैं गिटहब में मैं कब से एक्टिव हूँ? 7 साल से। तो हो सकता है कि 7 साल में पहले मैं HTML CSS पे काम करता हूँ, फिर मैं आखिरी के 4 साल में मैंने पाइथन शुरू कर दी, लेकिन ये वैलिड है कि मैं 7 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी एक समझ लें कि एक अप्रूवल है जो आपने उसको बात कही है एक्सपीरियंस से रिलेटेड। अगर आप उसको कहते हैं कि आपकी गिटहब की प्रोफाइल 1 साल पुरानी है और आप उसको कहते हैं कि मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो बोलेंगे आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि आप काम कर रहे हो प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री में और आपकी क्या नहीं है? गिटहब। हो ही नहीं सकता कि आप प्रोग्रामर हो और आप गिटहब यूज़ ना करते हो, क्योंकि गिटहब एक मेन सोर्स है, एक तो कोड शेयर करने का। अगर आप किसी क्लाइंट को, एक तो आप फायरबेस हमने सिखाया कि आप वेबसाइट डिप्लॉय करके दो, अब वो सिर्फ वेबसाइट थोड़ी मांगेगा, वो उसका कोड भी तो मांगेगा, सही है। वेबसाइट आप उसको डिप्लॉय करके दोगे, वो बोलेगा ठीक है सही है पैसे ले लो? नहीं, वो बोलेगा ठीक है तुमने डिप्लॉय तो कर दी ये वेबसाइट, ये तो मेरे क्लाइंट के लिए है, मेरे यूजर्स के लिए, मेरे लिए तो मेरा कोड दो ना, क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं उस कोड को लिखने के लिए। तो उसको आप कोड कैसे ट्रांसफ़र करते हो? उसको कोड आप ट्रांसफ़र करते हो किसके थ्रू? गिटहब के थ्रू। आप गिटहब पे उसको अपना कोड शेयर करते हो। उसकी वजह क्या है कि अगर फ़र्ज़ करो वो आपसे कोई चेंज करवाता है, तो आप चेंज करके किस पे पुश करते हो? गिटहब। तो उसके पास जो लिंक होता है वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो इस तरीके से आजकल प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री में काम होता है। तो सबसे पहले तो आपको देखा जाता है कि आपके पास कितनी आपकी पुरानी है। तो आज घर जाके सबसे पहले तो अपनी गिटहब की प्रोफाइल शुरू कर दें, यानी बना दें सिर्फ। उससे क्या होगा कि आपका जो स्टार्टिंग ईयर है वो क्या बन जाएगा? 2023। हो सकता है मैंने भी ये आईडी 2015 में बनाई थी, क्योंकि जिस दिन हमारी ये क्लास हुई थी और हमें बताया गया था कि भाई गिटहब बनानी है, तो हमने जाके बना दी थी, सही है। अभी पहले समझ लें पहले 3-4 महीने हमने कुछ नहीं भी किया था ना, तो भी वो अब बनी हुई है। तो अब देखो 2015 लिख रहा है। अब किसी को क्या पता मैंने उसका क्या किया था क्या नहीं किया था। दूसरी जो चीज़ है वो होती है कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब कॉन्ट्रीब्यूशंस, आप ये एक चीज़ देख रहे हैं, इसमें ग्रीन ग्रीन डॉट हैं, अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये पता नहीं क्या चीज़ है। तो ये क्या कह रहा है कि 436 कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द लास्ट ईयर, मतलब कि इस साल में जितना अभी तक ये साल गुजरा है, यानी पिछले 12 महीने जितने भी बनते हैं, उसमें मैंने कितनी बार गिटहब पे कोड पुश किया है? 436 बार। अब ये उनको बताता है कि ये बंदा कितना एक्टिव है। अब मुझे 436 बार कोड को पुश करने की ज़रूरत पड़ी, मतलब मैं किसी न किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था। इससे ये अंदाज़ा होता है कि मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था जिनके लिए मैंने 436 दफ़ा कोड चेंजेस किए, यानी कोड मैंने बदला 436 बार, ठीक है। अब वो हो सकता है मैंने पूरा पूरा कोड लिखा और उसके बाद में भेज दिया, हो सकता है एक छोटा सा पीस था किसी कोड का, वो बदल के मैंने फिर पुश कर दिया, लेकिन एक चीज़ समझ आ रही है कि मैं एक्टिव था। और ये डॉट्स जिसके जितने ज़्यादा भरे हुए होते हैं उससे समझ में आता है कि वो जितना ज़्यादा काम कर रहा था। अब इवन इससे आपको ये भी पता लग रहा है कि मैं मई से लेके नवंबर तक मैं बहुत एक्टिव था, मैंने बहुत ज़्यादा कोड पुश किए, बहुत ज़्यादा काम किया। उसके बाद दिसंबर, जनवरी और फरवरी में मैं बहुत स्लो हो गया, सही है। उसके बाद मैं मार्च में मैंने काम शुरू किया है। अब अप्रैल में भी थोड़ा मैं कम काम कर रहा हूँ। तो इससे आपको एक पूरे आपका जो गिटहब का यूज़र है उसकी पूरी हिस्ट्री पता लग जाती है, सही है। और आपकी ये प्रोग्रामर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक तरह से आपकी सीवी है। दूसरा, अच्छा, ये गिटहब की प्रोफाइल्स बहुत खूबसूरत खूबसूरत भी बनती हैं, मैंने तो उस पर ज़्यादा कोई मेहनत नहीं की हुई। अगर आप गूगल आप सर्च करेंगे तो लोगों ने तो बड़ी बड़ी मेहनत की हुई होती है। अब इसका अगर हमें कोई मिल जाए,
ये जो मेन पेज है बहुत लोगों ने इसको कस्टम डिज़ाइंस किए हुए होते हैं, इसमें तस्वीरें लगाई हुई होती हैं कि मतलब मुझे ये काम आता है, मुझे वो काम आता है, उसकी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। मैंने कोई ख़ास इसमें मेहनत नहीं की। अच्छा, अब ये है कोई मोनिका। अब इसने क्या किया हुआ है, जब इसकी प्रोफाइल खुली तो आप देखेंगे ये चीज़ें मेरे पास नहीं थी। इसने एक फेसबुक की तरह एक कवर फ़ोटो दी हुई है, और कवर फ़ोटो में दिया हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंटेंट क्रिएटर एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र। तो जो बंदा इधर पहली बार आएगा उसने उसको एक अपनी हेडलाइन दे दी कि वो कौन है और वो क्या कर रही है। इसके अलावा उसने यहाँ पे अपने सोशल मीडिया लिंक्स दिए हुए हैं, सही है, और उसके बाद उसने पिंड पोस्ट दी हुई हैं। यानी कि ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो उसको लग रहा है कि मेरे कहीं पे हायरिंग के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल हो सकते हैं, मतलब वो चाह रही है कि आप पहले इनको देखो, सही है। तो ये पिंड पोस्ट है। तो इस तरीके से उसने अपना काम किया हुआ है। और ज़रा इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन देखें, 504 कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द लास्ट ईयर, और ये कब से है, 2014 से। तो इससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि इसकी ये जो प्रोग्रामर है इसकी लाइफ क्या है और ये कहाँ कहाँ पे स्टैंड आउट करती है। अब ये देख लेते हैं। आई थिंक इस इंडियंस ने तो अलग ही सिस्टम किया हुआ होता है। अब ये जो अनुराग बंदा है इसने तो हद से ज़्यादा मेहनत कर डाली है। अब देखें उसने यहाँ पे अपना नाम वाम सिंपल रखा है, लेकिन अगर आप नीचे जाएं तो इसने अपनी जो गिटहब की स्टेट्स हैं वो खुद अलग से निकाल के बताई हैं कि आप खुद जाके सर्च ना करो, उसने एक ही जगह पे लिख दी हैं कि उसके पास टोटल स्टार्स कितने हैं, उसके टोटल कमिट्स क्या चल रहे हैं, टोटल इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, सही है, लास्ट ईयर में उसकी कितनी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि नॉर्मली आपके जो हायर करने वाले लोग होते हैं वो देखते हैं। अब आपको क्या पता लग रहा है कि जावास्क्रिप्ट की परसेंटेज क्या है उसके प्रोजेक्ट की, 76%। यानी कि वो जितना भी उसकी पूरी प्रोफाइल पे कोड है वो 76% क्या है, जावास्क्रिप्ट। अब जो इस बंदे को हायर करने जाएगा अगर वो जावास्क्रिप्ट डेवलपर के लिए अप्लाई करता है तो ये प्रोफाइल देख के उसको पता लग जाएगा कि इसका जावास्क्रिप्ट के अंदर तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा इसने टॉप रिपोजिटरीज, यानी कि वो चाहता है कि भाई आप ये देख लो जो कि मैंने बनाई हैं, और इसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस कितनी है, 591। ठीक है, और ये कब से है, 2018 से। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो आपको पता चल जाती हैं कि भाई इस बंदे ने कितना काम किया हुआ है। इसके अलावा इसने साइड में बहुत ज़्यादा और चीज़ें भी बताई हुई हैं। बेसिकली ये मशहूर हुआ हुआ है अपने इसी काम की वजह से, क्योंकि इसने क्या किया हुआ है, इसने ना पूरी की पूरी रेपो बनाई हुई है कि मैंने ये पूरी जो अपनी गिटहब की प्रोफाइल खूबसूरत बनाई है कैसे बनाई है। उसने उसकी पूरी रेपो बनाई है और कहा है कि इसको जाके कॉपी कर लो और इसमें जो चीज़ें तुम्हें चेंज करनी है वो चेंज कर लो। इस वजह से ही ये बंदा इतना पॉपुलर है, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो इसकी ये गिटहब रीडमी वाला जो ये पूरा मतलब ब्यूटिफिकेशन वाला काम है, इस पर कितने स्टार्स हैं, 54,000, जो कि बहुत बड़ी बात है। 54,000 एक बहुत बड़े स्टार्स है। अब ये बंदा मतलब कि पॉपुलर है, सेलिब्रिटी है गिटहब की नज़र में। अब ये कहीं भी जाएगा ना और इससे रिलेटेड कुछ काम होगा जैसे गिटहब मैनेजमेंट का या कुछ किसी कंपनी की, तो वो लोग इसको फ़ौरन से हायर करेंगे। उसकी वजह क्या है कि इसके पास एक डिपेंडेबल इंफॉर्मेशन है, सही है, एक कंपनी के लिए। ये वही वाली बात है कि आपके पास दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए, कि सिर्फ डिग्री सिर्फ सर्टिफिकेट से काम नहीं चलता। एक ये ज़्यादा है कि आपका प्रैक्टिकल काम है कि ये आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा और भी देख सकते हैं। वैसे अगर आप इसको सिंपल रखें तो भी कोई मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं कि ये मोनिका और ये अनुराग की तरह आप काम करें। आप शुरू में तो सिर्फ इसको बना लें। जोनाथन का थोड़ा सा मज़े का लग रहा है। सही, ये कोई गेम डेवलपर है जिसमें इसने कोई छोटा सा गेम बताया हुआ है। तो खैर इस तरीके से आपके पास गिटहब प्रोफाइल्स होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि अच्छा इसने चेस गेम बनाया हुआ है। अब देखें इसने एक गेम बनाया है तो इसने अपनी जो मेन प्रोफाइल है उस पर उसको डिस्प्ले करवाया है कि मतलब ये मेरा सबसे आइकॉनिक काम है, सबसे पॉपुलर काम है।
ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ड्राइव पे तो अगर आपको कोई फाइल अपलोड करनी है तो आपके पास साइड पे अपलोड का बटन होता है, आप अपलोड के बटन को दबाते हैं, आप अपने कंप्यूटर से जो फाइल अपलोड करनी होती है उसको डबल क्लिक करते हैं तो आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाती है, यही होता है। लेकिन गिटहब इतना आसान नहीं है। गिटहब एक सर का दर्द है जब इस मामले में आता है कि आपको फ़ाइल अपलोड करनी हो। डाउनलोड करना तो बहुत आसान है, किसी का छापना हो तो बड़ा आसान है। अब ये गेट्सबी वर्कशॉप है, इसकी रिपोजिटरी है। अगर इसको हम चाहते हैं, अब मैं चाहता हूँ मुझे इसका कोड चाहिए, सही है, और सबसे ज़्यादा कोड जो कॉपी होता है वो गिटहब से ही होता है। तो यहाँ पे एक बटन बना हुआ है, इसका नाम क्या है, कोड। इस कोड में एक बटन आ रहा है डाउनलोड जिप। अब आप इसको दबाएंगे, इसका सारा का सारा कोड डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करना बहुत आसान है, लेकिन इसको अपलोड करना सर का दर्द है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप है आपका वो आप करेंगे गेट विंडोज़। आप गूगल पे आके लिखेंगे तो आपके पास एक वेबसाइट खुलेगी, और इस वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो आपके पास आएगा डाउनलोड फॉर विंडोज़। तो अब बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, क्या इंस्टॉल कर रहे हैं आप, गिट। ये गिट हब नहीं है, ये क्या चीज़ है, गिट। गिट एक सॉफ्टवेयर है जो कि ये सब कंट्रोल करता है कि कौन सा कोड भेजना है, आपने क्या क्या तब्दीलियाँ की, सही है, क्या चीज़ आप कैसे भेजना चाहते हैं, सही है, वहाँ पे कोई चेंज हुआ है तो आपके पास कैसे है। जैसे कि अब 3 बंदे हैं, एक फ्रंट एंड वाला है, एक बैक एंड वाला है और एक डेटाबेस इंजीनियर है। अब फ्रंट एंड वाले ने कुछ चेंजेस की और उसने गिटहब पे पुश कर दिया। अब ये जो 2 बंदे हैं, एक कराची में बैठा हुआ है, एक लंदन में बैठा हुआ है, एक आपका यूएसए में बैठा हुआ है। अब इन ये जो इसने चेंजेस की हैं, इसने तब्दीलियाँ कोड में की हैं, बाकी इन 2 को कैसे पता लगेंगी। तो इनकी क्योंकि गिटहब की रिपोजिटरी एक है, रिपोजिटरी बेसिकली फोल्डर को कहते हैं, जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ रिपोजिटरी, ये गिटहब की ज़बान में किसको कहते हैं, फोल्डर को। तो इसने एक फोल्डर में तब्दीलियाँ की, तो इन 2 को कैसे पता लगेगा, ये 2 सिंपली उसको क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं गेट पुल। एक लफ्ज़ होता है गेट पुल, इसका मतलब होता है कि जो चेंजेस मेरे पार्टनर ने की हैं वो सारी चेंजेस मेरे पास भी आ जाए। वो एक आपके पास एक कमांड होती है, आप चलाते हैं गिट पुल, आप एंटर मारते हैं और जो उसने चेंजेस की हुई होती हैं वो आपके पास, और फिर आप कोई चीज़ गिट पुश करते हो तो वो आपके गिटहब पे चली जाती हैं। फिर आपके जो दोनों दूसरे पार्टनर्स हैं वो क्या करते हैं, गेट पुल, तो वो उनके पास आ जाती हैं। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, कम्युनिकेशन। आप अपना कोड अपने पार्टनर को देते हो, आपका पार्टनर आपको वो अपना कोड ऐसे ट्रांसफ़र करता है। अब ये ज़्यादा मैनेजेबल काम है, क्योंकि ज़रा सोचें कि 5 बंदों की टीम है। अब अगर वो सारे फाइलें बना बना के, जिप फोल्डर बना बना के भेज रहे हैं, तो ऐसे तो कोड खो जाएगा। कैसे पता लगेगा किसने क्या भेजा था, किसने कब भेजा था, सारा कोड घिच पिच हो जाएगा। तो इस तरीके से गिटहब बहुत ज़्यादा मेंटेन होता है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सारा काम किस पे हो रहा है, आपके पीसी पे। आपके पीसी पे भी बहुत कुछ मेंटेन हो रहा है, तो आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, गिट। गिट एक बिल्कुल अलग सॉफ्टवेयर है जो बनाया गया था आपकी फाइल्स को, आपके कोड को इस तरीके से वर्जन करने के लिए। याद है मैंने कहा था कि एक चेंज किया और उसको सेव किया किसके तौर पे, _v1। गिट की ख़ास बात यह है क्या है कि ये ऐसे ही सेव करता है _v1 v2 v3, लेकिन फ़ाइल आपकी एक ही रहती है। आप कहते हो कि मुझे वो v3 वाले कोड जो है वो वापस ला के दो, तो वो वापस ला के दे देता है। बात समझ आ रही है। लेकिन वो फाइल क्या रहती है, एक ही, बस वो याद रखता है कि आपने कौन कौन सी चेंजेस की थी। तो इसके अलावा आप क्या करेंगे कि आप, शायद मैंने ये बात बताई थी कि 32 और 64 बिट का क्या मतलब होता है। तो आप नॉर्मली 64 बिट वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। अभी तो खैर ये डाउनलोड होगा भी नहीं, और मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। और इस दफ़ा आप जब ये डाउनलोड हो जाए तो आप इसको क्लिक करेंगे तो इसका सेटअप खुल जाएगा। अगेन वही वाली बात है कि गेम सबने इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा नेक्स्ट करता है। ऐसे पता नहीं क्या 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 आपको आता रहेगा, लेकिन क्या प्रेस करते रहना है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जब तक क्या नहीं आ जाता फिनिश। जैसे ही फिनिश आ जाएगा तो आपने एक कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, ये वाला, ये आप सबने देखा हुआ है। और आपने क्या करना है, गेट -- वर्जन। जब आप गिट -- वर्जन करेंगे तो ये क्या कह रहा है, गिट वर्जन 2.39 ये आ जाना चाहिए। जब ये आ गया तो इसका मतलब है आपका गिट इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा तो आपका गिट इंस्टॉल नहीं हुआ, आपने कहीं ना कहीं पे कोई मसला कर दिया है। वैसे आपका क्लास का टाइम ख़त्म हो गया, वरना मैं आपको ये भी बताता कि आगे एक और प्रोसेस है जिसके थ्रू आप गिटहब पे
अपने कोड को कैसे भेजते हैं, उसकी सारी कमांड्स हैं और सारा एक तरीका है। शुरू में आपको बड़ा मसला होगा और बड़ी तकलीफ़ होगी और आप बोलोगे कि क्या बकवास चीज़ है, सही है, ये तो किसी किस्म से मेरा काम आसान नहीं कर रही, ये तो और मुश्किल कर रही है। तो लेकिन यकीन करें, जब थोड़ा आप इसके आप आदी हो जाएंगे, आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, आप इसके आदी हो जाएंगे, और ख़ासतौर पर जब आपको काम मिलेगा, सही है, तब आपको पता लगेगा ये कितना काम की चीज़ है, सही है। क्योंकि आप कोई गलती से आपने कोई चेंज कर दिया, अब आपका कोड पूरा ब्रेक हो गया, पूरी एप्लीकेशन का कोड ब्रेक हो गया, अब आप परेशान हो गए कि मैंने क्या कर दिया। तो आपने कुछ भी नहीं करना, बस गिटहब पे जाना है, देखना है कि पुराना वाला कोड क्या था, आपने उसको डाउनलोड कर देना है। और डाउनलोड भी सिर्फ कमांड से हो जाता है, आप कमांड करेंगे आपका कोड वो रोल बैक हो जाता है, जो पुरानी वर्जन था उस पर वापस चला जाता है, आप फिर वो आपका कोड दोबारा से चलने लग जाता है। वरना क्या हो जाता है कि अगर गलती से फ़र्ज़ करें कहीं पे कोई डॉट लग गया, सही है, आपका पूरा कोड ब्रेक हो गया, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ मसला हुआ है। एक चलता चलाता कोड जब एक अचानक से ब्रेक हो जाए ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है, उस पर आप फिर से टाइम लगा रहे हो, ढूंढ रहे हो कि क्या हुआ, किधर हुआ, कैसे हुआ, सही है। तो उससे अच्छा क्या है कि हम सिंपली क्या कर लेते हैं, गेट रोल बैक, तो वो पुरानी जो वर्जन थी वो डायरेक्टली उस पर चला जाता है और आपका कोड दोबारा से चलता है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+S दबाते हैं ना, वैसे ही हम गिटहब पे शुरू में जब हम नए नए प्रोग्रामर होते हैं तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा काम करते हैं, इनपुट बॉक्स सही बन गया, बटन सही बन गया, हाँ ये अच्छा लग रहा है, तो फ़ौरन से क्या कर दो, गिट पुश, यानी कि ये पक्का कर दो कि भाई ये कोड मेरा सेव रहे। अब उसके बाद फिर हम थोड़ी सी चेंज करते हैं, अब ये चीज़ सही बन गई, फिर क्या कर दो, गिट पुश, यानी कि हर स्टेप पे आप क्या कर दो, गिट पुश। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थोड़ा सा लिखते हो फिर Ctrl+S, थोड़ा सा लिखते हो फिर Ctrl+S, ताकि जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ वो कम अज़ कम सेव रहे, सही है, ताकि कोई भी मसला मैं ही करूँ, सही है, या मेरा कोई छोटा भाई आके कोई टक टक कर दे, तो उसके बाद मेरे पास एक पूरा कोड पड़ा हुआ हो जो हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो गिटहब का ये फ़ायदा है, लेकिन इसको थोड़ा चलाना शुरू में थोड़ा मसला है। आप इवन आपके जो कंप्यूटर्स हैं उसमें बड़े एरर्स वेरर्स भी आपके पास आएंगे और आपका कोड नहीं जाएगा। अगर आप बहुत खुशनसीब होंगे तो आपका फ़र्स्ट टाइम ही बड़े आराम से गिट पुश हो जाएगा। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि एक दफ़ा आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सही से चलाएंगे, तो आपको उसकी आदत हो जाएगी, और एक दफ़ा आपको आदत हो गई तो आप बोलोगे कि हर चीज़ मैं गिटहब पे ही सेव करूँ। इवन मैं तो मुझे कुछ फाइल्स भी सेव करनी होती है तो मैं गिटहब पे भेज देता हूँ, कोई PDF फाइल्स हैं, कोई याद रखनी है, कोई बुक्स हैं, तो मैं उसको गिटहब पे पोस्ट कर देता हूँ। उसकी वजह क्या है कि गिटहब पे ना उसको सर्च करना बड़ा आसान है, और मुझे पता है कि इसके पासवर्ड तो मैं कभी नहीं भूलूंगा गिटहब का, क्योंकि मेरा सारा कोड इस पर पड़ा हुआ है। और दूसरा इसकी ख़ास बात क्या है, अब फ़र्ज़ करें कि ये एक मेरा प्रोजेक्ट है, सही है, अब ये क्या बता रहा है 108 कमिट्स, इसका मतलब कि मैंने गिट पुश कितनी दफ़ा किया है, 108 बार। अगर आप इस कमिट में जाएंगे तो सबसे पहले तो ये बताता है कि ये किसने पुश किया था। अब जैसे मेरा नाम आ रहा है ना, तो अगर आपकी टीम में 5 लोग और थे तो ये पर्सन 1 पर्सन 2 आपको नाम बताएगा कि ये कोड किसने चेंज किया है। अब आप फ़र्ज़ करो कि आपने सुबह कल तक कोड चल रहा था, आज आपने कंप्यूटर खोला, आपका कोड नहीं चल रहा, सही, आप समझ जाओगे किसी ने कोई ना कोई चेंज किया है। अब आपको ये भी तो देखना है कि किसने किया है। अब 6 लोगों में सब चुप करके बैठे हैं, मैंने तो नहीं किया, तो पता कैसे चलेगा। तो उस पर आप यहाँ पे आके फ़ौरन से देख लेते हो भाई किसका कारनामा है। अब आपको ये पता लगाना है कि ये कारनामा उसने किया क्या है, तो आप सिंपली आगे इधर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये एक ज़बरदस्त सी स्क्रीन दिखाता है, खूबसूरत सी, और इस खूबसूरत स्क्रीन में वो ये बताता है कि पहले क्या था, अब क्या हुआ, सही है। अगर आप इसको नीचे जाएं तो ये बेसिकली बता रहा है कि यहाँ पे एम्प्टी स्पेस दिखा रहा है और यहाँ पे ग्रीन कलर की कुछ लाइंस दिखा रहा है। इसका मतलब है कि ये लाइनें पहले नहीं थी, आपने ये ऐड कर दी हैं। इसके अलावा चलो इसका ऑप्शन कोई नहीं दिख रहा, वरना ये क्या करता है कि अगर फ़र्ज़ करें ये इस लाइन पे, जैसे प्रोडक्ट आईडी है, इस लाइन पे अगर ये रेड लाइन दिखाता और यहाँ पे ग्रीन कलर का प्रोडक्ट ID_2 फॉर एग्जांपल था, तो ये बताने की कोशिश करता है कि रेड कलर की लाइन पहले ये थी, मतलब ये लाइन पहले थी, इस लाइन को बदल के आपने क्या किया, ये कर दिया। तो आप ना सिर्फ ये देख सकते हो कि ये चेंज किसने किया, आप ये भी देख सकते हो कि उस बंदे ने किस फाइल में क्या क्या चेंज किया। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये कितना आराम से दिखा रहे हैं कि कहाँ पे हुआ है, लेकिन अगर आप इस फोल्डर को देखेंगे तो ये अच्छा खासा बड़ा प्रोजेक्ट है। अब ये सारे इस प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स हैं। अगर आप API के अंदर जाओगे
तो ये सारी इसकी फाइल्स हैं। तो इन फाइल्स में से वो टिपिकली सिर्फ उस फाइल्स को निकाल के दिखाता है जिसके अंदर चेंज हुआ हुआ होता है और जिस लाइन पे हुआ हुआ होता है। समझ आ रहा है? और ना सिर्फ आपका लास्ट वाला चेंज, अब 108 कमेंट लिखे हुए हैं तो मैं पहला कमेंट भी देख सकता हूँ कि पहले कमेंट पे हमने क्या चेंज किया था, दूसरे पे क्या किया, तीसरे पे क्या किया। और ये 2022 का प्रोजेक्ट है, ऊपर आपने शायद डेट नोट की हो, नवंबर 2022। तो मतलब ये प्रोजेक्ट भले 5 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो, फिर भी आप 10 साल बाद भी चेक कर सकते हैं कि मैंने कब क्या चेंज किया। और उसके ऊपर आप थोड़ी सी लाइन भी लिख देते हैं, जैसे मैंने क्या लिखा हुआ है, न्यू असाइन कॉलम क्रिएटेड इन एम्प्लॉय। जब आप गिट पुश कर रहे होते हैं तो आप ये भी लिखते हैं कि आपने क्या चीज़ बदली। ये आप पे डिपेंड होता है कि आप क्या बदलते हो। सही है, जैसे मैंने, अब मुझे यहाँ पे लाइन पढ़ के मुझे याद आ रहा है कि मैंने क्या किया था। सही है, फर्दर आप इसके अंदर जाके चेक कर सकते हैं कि आपने क्या किया है। तो इस तरीके से हम गिटहब को नॉर्मली यूज़ करेंगे। और